हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 4 देखने वाले हैं। यूनिट 4 में जो है हमें बेसिकली दो टॉपिक्स पढ़नी हैं। एक है लेजर और एक है फाइबर ऑप्टिक्स। इन दोनों को हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे अपने एकेडमिक जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से, और काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा आज टॉपिक है ये इसको जो हमारे यूनिट 4 है बेसिकली टू पार्ट्स है इसके, एक लेजर है और एक फाइबर ऑप्टिक्स है। लेजर में भी काफ़ी कुछ आता है जिसको हम बात करेंगे अपने आने वाले स्लाइड्स में। और फाइबर ऑप्टिक्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हम अपने इस यूनिट 4 में इन दोनों को क्या किया एक ही साथ कंबाइन करके दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से हम इसको यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो हमारा जो लेजर है, सबसे पहले हम लेजर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे लेजर का। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन क्या होता है, अब एमिशन टू टाइप्स में होता है, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक स्टिमुलेटेड एमिशन। ये टू टाइप से होता है। इन दोनों टाइप्स को हम आगे भी पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में क्या होता है। बस आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो लेजर क्या होता है कि वो स्टैंड फॉर लाइट, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है लेजर का वो कहाँ से आया है, ये लाइट एम्पलीफिकेशन व स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या करता है कि जो स्टिमुलेटेड जो एमिशन होता है किसी भी रेडिएशन लाइट का, उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का ये काम करता है। एम्पलीफाई मतलब बेसिकली स्ट्रेंथ में भी हो सकता है, इंटेंसिटी में भी हो सकता है और उसकी रेंज में भी हो सकता है। ये सब उसके जो पैरामीटर्स या फिर कह सकते हैं करेक्टर, इन सबको क्या करता है, ये इनहेंस करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसका कि इट इज़ ए डिवाइस टू प्रोड्यूस स्ट्रांग इंटेंस। जैसा कि मैंने बताया अभी कि क्या करता है, स्ट्रांग इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस करता है। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, ये तो अभी हम बात करेंगे। मोनोक्रोमेटिक कलर जो लाइट का होता है सेम होता है एक कलर का, और क्या करती है उसमें फेज डिफरेंस जीरो होता है। अब कोलिमेटेड यूनिडायरेक्शनल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर क्या है, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, लाइट को प्रोड्यूस करती है। और इसमें लाइट जो निकलती है रे, वो क्या होती है, कोहेरेंट तो वही होती है कि जिनका जो सोर्स होता है जहाँ से प्रोड्यूस होती है सेम अगर सोर्स होता है तो वो कोहेरेंट होती हैं। अब मोनोक्रोमेटिक सेम टाइप्स के फेज डिफरेंस जीरो होता है। और ये क्या होता है, हाईली कोहेरेंट। तो हमने बात करा इंटेंसिटी, इसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी हार्ड होती है। जैसे कि आप मेले वगैरह में जाते हैं तो आपको देखते हैं कि लेजर लाइट मिलती है रेड कलर की, जिसकी रेंज काफ़ी होती है। उसे आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगा, पर उसका जो रेंज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आप किसी दूर रखी हुई वस्तु उस पर फोकस कर सकते हैं। ये सब लेजर के थ्रू होता है। द फर्स्ट लेजर डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय टी.एच. मेमम इन 1960। इन तो आप समझ लें कि जो लेजर है पहली बार लेजर 1960 में बनाया गया था इस साइंटिस्ट के द्वारा। और देखेंगे अपना इसकी जो प्रॉपर्टी है लेजर लाइट्स की, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होती है कि मोनोक्रोमेटिक हमने बात किया कि फेज डिफरेंस जीरो होता है। हाईली इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कोलिमेटेड मतलब कि इनका जो सिंगल सोर्स होता है, एक सोर्स से ये प्रोड्यूस होती हैं। और क्या होती है कि ये सेंट्रल होती है। कोलिमेटेड मतलब कि ये सेंट्रल होती है। जैसा कि आप लेजर देखते हैं, लेजर की जो लाइट होती है एक स्पेसिफिक मैनर में ही होती है, कि मतलब एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है वही कवर करता है। जैसे कि अगर आप टॉर्च वगैरह जलाते तो आपको उजाला तो बहुत देखने को दूर तक मिलेगा, लाइट जाती है, पर उसके बीच में आप देखेंगे तो बीच में गोला टाइप में बना रहता है हर बार। वही क्या होता है, कोलिमेटेड मतलब कि सेंट्रल रहता है। यूनि डायरेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनि डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ही होता है। हाईली कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि एक सेम सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। जो बीम हमारी जो लेजर लाइट है इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या एडवांटेज है, और ऑर्डिनरी लाइट जो हम अपने डेली के लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बीच में ये जो हम डिफरेंस कुछ पढ़ने वाले कि डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है कि लाइट इमिटेड इज नॉट मोनोक्रोमेटिक। सही बात है कि लाइट कहीं ज़्यादा कहीं नीचे हो सकता है, कुछ भी मतलब वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो लाइट इमिट होती है मोनोक्रोमेटिक होती है। लाइट इज़ नॉट इंटेंस एंड ब्राइट। लाइट इज इंटेंस एंड ब्राइट। तो हमने बात की कि लेजर लाइट में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है बहुत ही इंटेंसिटी इसकी लाइट की ज़्यादा होती है और ये ब्राइट भी होता है। लाइट इज इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। लाइट जो हमेशा ऑल डायरेक्शन में इमिटेड होती है, इसमें क्या होता है वन डायरेक्शन यूनो डायरेक्शन होता है। लाइट डज नॉट हैव डिग्री ऑफ कोहेरेंस। लाइट हैव डिग्री ऑफ कोहेरेंस। डिग्री ऑफ कोहेरेंस मतलब कि जो उसका कोहेरेंट सोर्स होता है उसका डिग्री ऑफ क्या करती है, इसका डिग्री ऑफ हैव नॉट हैव हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। इसकी जो कोहेरेंटी मतलब कि कोहेरेंट सोर्स है, जिसमें इसमें लेजर लाइट क्या है, कोहेरेंट सोर्स होता है, और एक जो ऑर्डिनरी लाइट है वो नॉन कोहेरेंस लाइट इज नॉट हायर। कोहेरेंस टाइम इज मच हायर, मतलब जो कोहेरेंस टाइम है इसका क्या होता है काफ़ी ज़्यादा आता है।
अब देखेंगे अपना हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है बेसिकली, आप रेडिएशन मतलब कि वो क्या होता है कि एक लाइट होती है, लाइट क्या होती है रेडिएशन से आप इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ते होंगे। इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या होता है कि वहाँ पे एक जो लाइट पड़ती है वो एक लाइट सोर्स जब आता है वो किसका हीट उससे क्या करते हैं प्रोड्यूस होता है उससे। तो वही रेडिएशन बेसिकली एक रेडिएशन मतलब कि एक क्या होता है कि एक रेडियल मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक मैनर में होता है कि एक सेम यूनि डायरेक्शनल में, और ये क्या होता है एक काफ़ी सेंट्रल होता है। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जैसे एक एक फोटान आ रहा है, मान लो एक यहाँ पे एक पड़ा हुआ है फोटान, यहाँ पे क्या है एक लोअर एनर्जी स्टेट E1 में है, और एक ऊपर वाला जो है E2 एनर्जी स्टेट का है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर एक फोटान आ रहा है इस पर अगर पड़ता है, इस वाले फोटान जो लोअर एनर्जी स्टेट में है, इसको जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है यहाँ पे कोलिजन करके क्या पहुँच जाता है हायर एनर्जी स्टेट में हो जाता है। ये तो अब मतलब कि बेसिकली आपको समझने वाले कि ये जो है एनर्जी है, एक प्रकार से ये एनर्जी है, एक एनर्जी है। और क्या करता है जब एनर्जी इसको मिलती है तो ये क्या करता है हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। जैसे कि अगर आपको समझाया जाए कि अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना है, आप अपने कहीं भी इलाके में गांव शहर में रहेंगे, अगर उससे आपको बड़े शहर में जाना है, मान लीजिए आप कहीं और के रहने वाले आपको कहीं और जाना, तो उसके लिए आपको जाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, पैसे की नीड होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप किसी के जरिए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से चाहे खुद से कैसे भी आप जा सकते हैं। तो वही एनर्जी अगर आपको पैदल जाना है उसके लिए भी आपके बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि आप ये लोअर एनर्जी स्टेट है जो स्टेबल स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जब एनर्जी इसको मिलती है तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जहाँ पे एनर्जी हाई होती है एनर्जी लेकर चला जाता है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या गया कि कंसीडर टू एनर्जी लेवल्स 1 and 2 ऑफ द एटम विथ एनर्जी E1 and E2। E1 और E2, E1 लो एनर्जी स्टेट और E2 हाई एनर्जी स्टेट, दो एनर्जी स्टेट्स हैं। उसमें मान लो इसमें जो है N2 है फोटॉन्स एटम्स, और इसमें N1 है। एन एटम रिसाइडिंग एनर्जी E1 कैन ऑब्जर्व ए फोटॉन एंड गो टू एक्साइटेड। तो मैं बात करा कि क्या करता है कि एक फोटॉन ऑब्जर्व करता है और क्या है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। विथ एनर्जी E2 प्रोवाइडेड द फोटॉन एनर्जी Hmi इक्वल्स द एनर्जी डिफरेंस। ये तो सही बात है कि इसको इस इनिशियल में कितनी एनर्जी रहती है E1, और जब E2 जब ये दूसरे स्टेट में जाता है लेवल हायर एनर्जी स्टेट में, उसकी एनर्जी कितनी जाती है E2। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो एनर्जी होती है फोटॉन की क्या होगी E2 माइनस E1। और इसकी जो Hmi होता है एक प्लैंक कांस्टेंट होता है, और म्यू जो होता है क्या होता है ये फ्रिक्वेंसी होती है इसकी। तो दिया गया Hmi इक्वल टू E2 माइनस E1 और म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या सिंपली एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ये कोई भी अगर मान लो कोई भी सिनेरियो हो रहा है, कोई भी कुछ हैपनिंग हो रहा है वहाँ पे, तो क्या होता है अगर कोई और चीज़ जिम्मेदार, कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे अगर जिम्मेदार है तो क्या होता है स्टिमुलेटेड। और इसमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो जो होता है अपना काम अपने आप ही होता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई थर्ड पर्सन होता है दोनों के बीच में, तो क्या हो जाता है वहीं पे स्टिमुलेटेड हो जाता है, वो स्टिमुलेटेड के कैटेगरी में आता है। तो ये एब्जॉर्प्शन है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या सिंपली एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, क्योंकि जब ये फोटॉन आ रहा है, ये फोटॉन इसको अपनी एनर्जी दे रहा है इस एटम को, तभी ये जा रहा है, मतलब कि थर्ड पर्सन फोटॉन की क्या है अवेलेबिलिटी है, इस वजह से इसको क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ ट्रांजिशन प्रोपोर्शनल टू N1 एंड आल्सो टू एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मान लो ये UV है, UV एनर्जी डेंसिटी है, तो इसकी क्या होती है P1। ये रेट क्या है एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसके इक्वल हम इसको कर सकते हैं। और जो B12 होता है ये आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है, आगे देखेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट। और इसके बाद भी तो एब्जॉर्प्शन का है, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन का आएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन का भी इस तरह से कुछ आइंस्टीन कोफिशिएंट आएगा। ये तो एब्जॉर्प्शन का स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए है, ये हम पढ़ रहे हैं B12 ये। आगे देखेंगे हम अपना जो है ये टॉपिक, इसको करके फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन देखेंगे। एमिशन क्या होता है बेसिकली, एमिशन आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि एमिशन क्या होता है कि ये कुछ चीज़ क्या होती है इमिट करती है, एनर्जी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है इमिट करते हैं। जैसे कि आपको अगर समझा जाए कि अगर लाइट होती है, लाइट जैसे LED लाइट, उसको भी उसको LED का फुल फॉर्म तो हम सेमी कंडक्टर में पढ़ते हैं, इमिट उसका फुल फॉर्म ही होता है लाइट इमिटिंग डायोड। वो क्या करता है लाइट को इमिट करता है। इमिट का बेसिकली हिंदी वर्ड होता है उत्सर्जक, मतलब क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है।
उत्सर्ज मतलब कि अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है उस चीज़ को। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? एन एटम इनिशियली इज इन दी हायर एनर्जी स्टेट E2, हायर एनर्जी स्टेट E2 इज नॉट ए स्टेबल स्टेट। मतलब कि एक एटम है, मान लीजिए कि वह हायर एनर्जी स्टेट में है और उस एनर्जी स्टेट में मान लीजिए N2 एटम है और उस एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी लेवल है वो E2 है। क्या करता है कि जब वो एटम अपने आप बिना किसी थर्ड पर्सन के इन्वायरमेंट के वो क्या करता है, इमिट हो जाता है, कोई फोटान को इमिट कर देता है या एटम को इमिट कर देता है, अपने आप इमिट कर देता है बिना किसी, जैसे कि आप रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने आप बिना किसी थर्ड पर्सन के वो क्या करते हैं, अपने आप इमिट होते जाते हैं। उस टाइप का जो एमिशन होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें क्या होता है कि वो अपने आप सारी जो हैपनिंग हो रही है, जितनी भी सारी घटनाएं हो रही हैं क्या हो रही हैं, अपने आप ही सब हो रही हैं। आफ्टर ए शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम 10 to the power minus 8 सेकेंड दी एटम जम्प्स टू ग्राउंड स्टेट E1 बाय एमिटिंग ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। एक म्यू फ्रीक्वेंसी के जो म्यू फ्रीक्वेंसी का जो होता है फोटॉन, इसको इमिट कर देते हैं और E2 एनर्जी स्टेट से E1 एनर्जी स्टेट में चला आता है। वही क्या होता है, दिस नोन इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। यही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेडिएशन का होता है कि मतलब क्या होता है कि एमिशन अपने आप हो जाता है। इसमें देखेंगे कि इसमें पॉइंट देखेंगे दिया है यहाँ पे, द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो हमने बताया कि बिना किसी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के द्वारा अगर अपने आप से हो रहा है, स्वयं से वो हैपनिंग हो रहा है, तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में कुछ टिपिकल पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट दिया है कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन इज रैंडम इन कैरेक्टर। ये क्या होता है रैंडम, मतलब क्या होता है कि रैंडम आपको बेसिकली समझ लीजिए कि ये प्रकार से आपको किया है रैंडमनेस, मतलब कि उसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो मतलब कि फ्रीक्वेंट एक टाइप से आप अगर समझ सकते हैं तो। देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इनकोहेरेंट। ये क्या है इनकोहेरेंट? इनकोहेरेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है कि ये सिंगल सोर्स से ही नहीं हो सकता, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। द रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E2 टू ग्राउंड स्टेट E1 इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट E2। मतलब कि क्या करता है कि ये जो एमिशन है किस पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली जो हमारा मान लो एनर्जी स्टेट है N2, इसमें एटम है और इसकी एनर्जी स्टेट E2 है, और दूसरा क्या है N1 है, N1 एटम्स है और इसकी एनर्जी स्टेट E1 है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एमिशन इसमें हो रहा है वो एमिशन किस पे डिपेंड करेगा, वो एमिशन इस पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितने एटम्स हैं। वो तो बाद में आप समझेंगे कि आप किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन एक फैक्टर इसमें भी ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने सारे एटम्स हैं, इस पे भी ये डिपेंड करता है। देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये तो हमने बात कर दिया, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट E2, तो हमने भी बात कर लिया कि इसमें कितने एक्साइटेड स्टेट में कितने सारे एटम्स है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन 2 to 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अपर एनर्जी लेवल है। तो हमने बात करा कि अपर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, सॉरी कितने एटम्स होते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, P21 इज इक्वल टू N2 इंटू A21। A21 क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है। आपको बेसिकली ये समझना है कि जो स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलेटेड में हम इसको B से डिनोट कर देते हैं, चाहे वो B12 हो या B21 हो, ये दो टाइप से। और ये जो इस टाइप जो एमिशन होता है, एमिशन में हम क्या है इसको ए से डिनोट करते हैं। आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। ए के लिए क्या बेसिकली A21 ही है, एग्जिस्ट कर रहा है। वेयर A21 इज नोन आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो हमने बात करी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, आइंस्टीन कोफिशिएंट जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का एब्जॉर्प्शन का है A21 होता है। ये स्टिमुलेटेड एमिशन देखेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन आपको समझ में आ गया कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब कि वही आपको जैसा हमने बताया था, एब्जॉर्प्शन में किसी और के जरिए होता है। तो जैसे कि आपको शहर से बाहर जाने तक किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, मतलब आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन का इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। इस वही क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि एक क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, E2 एनर्जी स्टेट में है, एटम E2 एनर्जी स्टेट में है। ये क्या कर रहा है, फोटान आ रहा है, फोटान एनर्जी hν एनर्जी के साथ यहाँ पे तो हमने बात करा था एब्जॉर्प्शन में कि यहाँ से एनर्जी लेके इसमें चला जाता है। लेकिन ये तो भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस पर एनर्जी ये फोटान गिरेगा तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक फोटान क्या होगा, एक और फोटान निकल जाएगा। और फोटान किससे निकलेगा, और फोटान जो हम यहाँ पे फोटान देंगे
सेम उतने ही एनर्जी का उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा ही फोटॉन यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटॉन निकले हैं और जो एनर्जी उसकी कितनी, एच म्यू, और वो एच म्यू किसकी इक्वल है, जितने एनर्जी का हम फोटॉन क्या करते हैं उस पर इंसिडेंट कराते हैं। इसमें इसका पॉइंट्स देखते हैं क्या मेंशन किया हुआ है कि एन एटम इज इन एन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी वी इंसिडेंट अपॉन इट ट्रांसमिट फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। क्या करता है, हायर से क्या आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। स्टिमुलेटेड एमिशन के और भी पॉइंट्स देखेंगे क्या होता है कि दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस अ सेकेंड फोटॉन विच इज आइडेंटिकल टू इंसिडेंट फोटॉन। ये तो हमने बात करा कि जो क्या करता है कि अनदर फोटॉन क्या करता है, इमिट करता है, और जो अनदर फोटॉन होता है क्या करता है, आइडेंटिकल, जो इंसिडेंट फोटॉन होता है उसी के आइडेंटिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, फेज एंड प्रोपेगेशन डायरेक्शन। मतलब कि जो हम फोटॉन, इस पे जो फोटॉन है, यहाँ पे जो फोटॉन है, ये फोटॉन अगर म्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी म्यू फ्रीक्वेंसी है, तो जो जो एटम यहाँ से फोटॉन यहाँ से जो निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी भी म्यू भी होगी। और क्या है कि इसका फेज भी क्या होता है, सेम होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है कि एक समय के साथ उनका क्या सिनेरियो रहता है, एक समय के साथ साइनोसॉइडल जब फंक्शन बनता है उनमें फेज डिफरेंस होता है, उन दोनों का क्या होता है, उन दोनों का सेम फेज डिफरेंस भी सेम ही होता है। एंड प्रोपेगेशन डायरेक्शन, जो जिस प्रोपेगेशन डायरेक्शन मतलब कि जहाँ से जैसे फोटॉन इंसिडेंट कर रहा है और उसके बाद जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जो इमिट होने वाला जो फोटॉन है सेम उसी को फॉलो करता है, उसी के डायरेक्शन में आगे फर्दर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इमिशन। इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी से एनर्जी लेकर इंड्यूस्ड होके जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ट्रांजिशन 2 to 1 is directly proportional to the number of atoms in upper energy level and energy density mu v। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी डेंसिटी जो म्यू वी है उसके, और जो कितने वहाँ पे कितने सारे एटम्स हैं अपर एनर्जी लेवल में, उन सब पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इसको हम इससे कुछ फार्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, B21, ये क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे कितना था भी, एब्जॉर्प्शन में देखें तो एब्जॉर्प्शन में B12 था। तो अगर आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया जाए स्टिमुलेट, यहाँ पे तो आपको स्लाइड सेट करके स्टिमुलेटेड में एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए B12, एमिशन के लिए क्या है B21, और इसके लिए स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता है, तो आप समझ रहे होंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन बस होता है, ये इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसकी क्या, स्पॉन्टेनियस के लिए A21 से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, ये सब आइंस्टीन कोफिशिएंट है। आपको जो आपको ट्रिक है याद करने का वो बता रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन B12 मतलब क्या करता है कि एक एनर्जी स्टेट, मतलब कि 1 एनर्जी स्टेट में 2 एनर्जी स्टेट में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, मतलब कि लोअर से हायर में जा रहा है। ये यहाँ पे B21 मतलब ये क्या करता है, हायर से लोअर में जा रहा है। इसका मतलब कि ये एमिशन हो गया और ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि लोअर से हायर में जा रहा है, तो उसको B12 कहेंगे, लोअर से हायर में, और ये क्या कर रहा है, हायर से लोअर में जा रहा है। ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 2 से 1 में जा रहा है, मतलब कि हायर से लोअर में जा रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एमिशन से समझ सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो होता है ये हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस आता है काफ़ी, 2 नंबर में आ जा सकते हैं इसके, 7 नंबर में तो उतना चांस नहीं रहता है, पर 2 नंबर में आ सकता है। तो 7 नंबर में आएगा तो आपको ये सब पूछ सकता है कि आपको दोनों को क्या कर सकता है, अलग अलग पूछ सकता है। इन दोनों को आपको क्या करना होगा, आप सीधे स्पॉन्टेनियस एमिशन लिखेंगे इस तरह से, और इसका कुछ पॉइंट जो हमने मेंशन किया अगर पॉइंट्स लिख देंगे, ऐसे डायग्राम बना देंगे, और फिर इसको स्टिमुलेटेड एमिशन इसको ऐसे लिख करके डायग्राम बना देंगे, तो आपको पूरे जितने भी मार्क्स हैं 7 नंबर में आ रहा है तो आपको ऐसे मिल सकते हैं। लेकिन उन दोनों को जो डिफरेंस है वो 2 नंबर में आ सकता है, जो आप क्वेश्चन में आता है। इसमें अगर 4 भी आप मैक्सिमम 4 भी अगर पॉइंट मेंशन कर देते हो उतना भी इनफ है आपके लिए।
इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दी इमिटेड फोटॉन्स फ्रॉम वेरियस एटम हैव नो फेज रिलेशन बिटवीन देम। जो मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उसमें क्या होता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या होता है फोटॉन एमिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई भी फेज में रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, कहीं भी वो कहीं पे कुछ मतलब कि कोई एक फिक्स मैनर में नहीं होते हैं। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में हमने बात करा कि उनमें क्या होता है, फेज डिफरेंस सेम होता है। इसको पॉइंट के देखेंगे, द इमिटेड फोटॉन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन द फेज विद इंसिडेंट फोटॉन। मतलब क्या होता है कि ये जो सेम फ्रीक्वेंसी जो फोटॉन इंसिडेंट करता है उसी फोटॉन के फ्रीक्वेंसी के बराबर ही फोटॉन की जो फोटॉन इमिट होता है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। और उन दोनों का जो फेज होता है वो भी क्या होता है, इंसिडेंट फोटॉन के इक्वल होता है। इंसिडेंट रेडिएशन और नॉन कोहेरेंट, और ये क्या है कोहेरेंट। कोहेरेंट तो हमने बात किया कि अगर प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है उस दोनों का अगर सोर्स सेम है तो कोहेरेंट है, अगर नॉन दोनों का सोर्स सेम नहीं है तो नॉन कोहेरेंट है, इनकोहेरेंट जिसको बोलते हैं। इमिटेड फोटॉन्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, ये तो सही बात है कि जो फोटॉन इमिट हो रहा है कोई किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, फॉर एवरी इंसिडेंट फोटॉन देयर आर टू आउटगोइंग फोटॉन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में जब क्या है फोटॉन इमिट होता है, तो जो फोटॉन इमिट होता है और जो एक फोटॉन इंसिडेंट होता है ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। और इस केस में जो इमिट वाला फोटॉन होता है इसकी कई सारे पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं। द रेट ऑफ, जिसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट E2। ये क्या कह रहा है कि जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा है एनर्जी स्टेट में, किस केस में, स्पॉन्टेनियस एमिशन में। और वहीं पे स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें, इसमें क्या कर रहा है कि द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसके बावजूद भी एक्साइटेड स्टेट E2 एंड एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कि इस पर भी डिपेंड करता है कि जो इंसिडेंट जो रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी स्टेट कितनी है, उसकी एनर्जी का जो डेंसिटी है वो कितनी है, और क्या उसमें नंबर ऑफ एटम्स में भी मैटर करता है। इसमें दोनों पे मैटर करता है, इस पे सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स में मैटर करता है। और जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन डिसफेवर्स लेजर एक्शन। तो हमने बात किया लेजर में क्या होता है कि ये क्या होता है, हाईली इंटेंसिटी होती है और इसमें सेम फेज होता है और सेम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की। और ये क्या होता है कि एक कोलिमेटेड मतलब सेंट्रल होता है। लेकिन इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि वो फिर पहली बात तो इनमें फेज ही सेम नहीं होता है और ये अलग अलग सोर्स से आ सकते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन ये क्या होता है, ये कोहेरेंट होता है। यहाँ पे बात करें कि फेवर्स लेजर एक्शन। लेजर एक्शन को इसलिए फेवर करता है क्योंकि ये क्या है, ये इसको फेवर इसलिए करता है क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स होता है। और फेज क्या होता है, इन दोनों का फेज डिफरेंस, इसका स्टिमुलेटेड का फेज डिफरेंस जो होता है सेम होता है, इसका नहीं होता है फेज। मेटा स्टेबल स्टेट देखेंगे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट इसका। मेटा स्टेबल स्टेट ये भी 2 नंबर में आता है आपको। मेटा स्टेबल स्टेट क्या आता है, मेटा स्टेबल स्टेट आपको बेसिकली अगर ओवरव्यू दें तो मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट होता है जैसा कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको रास्ते में आप मान लीजिए आप अहमदाबाद से होके जा रहे हैं या फिर बीच और रास्ते में कहीं MP भोपाल से होते हुए जा रहे हैं, इंदौर से होते हुए जा रहे हैं, तो जो बीच का स्टेट है आपका वो क्या हो जाता है, मेटा स्टेबल स्टेट। जैसा कि मान लीजिए अगर आप गाँव से आ रहे हैं, मान लीजिए गांव से आप रहने वाले हैं, तो गांव से अगर आप शहर आ रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली आ रहे हैं, तो आपको पहले सबसे पहले गांव से अपने शहर, अपने जो अपना खुद का शहर है उसके आपको बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन पे जाना होगा। और जो बस स्टेशन रेलवे स्टेशन से ही आ पाएंगे, आपके घर से तो मिलेगा नहीं वो। तो वही सेम प्रोसेस यही कह रहा है कि मेटा स्टेबल स्टेट एज एटम आर कंटिन्यूसली गोइंग टू एक्साइटेड स्टेट बाई पंपिंग प्रोसेस। पंपिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक एनर्जी सोर्स होता है जिसको प्रोवाइड करते तो एटम्स क्या करता है, एनर्जी स्टेट क्या करता है, अपना चेंज कर लेता है। They should remain in higher energy state until population in high energy state N2 becomes greater than that in lower state। मतलब कि ये क्या बेसिकली कह रहा है कि ये क्या करता है कि ये पॉपुलेशन एक ऐसा ये सिनेरियो होता है कि इसके इसमें जो हम पंपिंग करते हैं जिसके एनर्जी सोर्स के जरिए हम लोग एटम्स को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाते हैं, तब तक जब तक लोअर एनर्जी स्टेट में जो एटम्स हैं उनसे क्या होता है, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स की नहीं हो जाती है। मतलब बेसिकली कि जो N2 होता है, N2 की वैल्यू जब तक क्या हो जाती है, N1 से ज़्यादा नहीं हो जाती है तब तक के लिए। इसमें क्या कहता है कि एन एनर्जी स्टेट विच इज़ लॉन्ग लाइफ टाइम इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो ऐसी मतलब इस टाइप से होता है कि वो
क्या होता है काफ़ी स्टेबल अपने आप को फेस करते हैं। इसमें जो लाइफ टाइम होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है 10⁻³ सेकेंड। ये तो हो गया आपका मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, एक डायग्राम से अगर आपको देखा जाए तो ये हायर एनर्जी स्टेट है। हायर एनर्जी स्टेट, इसमें जो एनर्जी है एटम्स की वो E2 है। और लोअर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है और इसमें जो एनर्जी है E1 है। इसमें N1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें N2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ये मेटा ग्राउंड स्टेट में होते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से क्या करते हैं, सीधे एनर्जी लेकर के यहाँ जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट में। लेकिन जब हायर एनर्जी स्टेट में हो जाते हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे डिग्रेड करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं। ये जो मेटा स्टेबल स्टेट होता है आपको डायग्राम से भी देख रहा है, इन दोनों के बीच का स्टेट होता है जहाँ पे एटम्स क्या करते हैं, स्टेबल होते हैं। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन देखेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, फॉर द लेजर एक्शन टू टेक प्लेस द हायर एनर्जी लेवल्स शुड बी मोर पॉपुलेटेड देन द लोअर एनर्जी लेवल्स। मतलब कि पॉपुलेशन एनर्जी वही होता है जहाँ पे क्या होता है N2 जब N1 से ज़्यादा होता है। वही क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एक हैपेंस है जो किसके जरिए होता है, एक जो हम अभी पढ़े मेटा स्टेबल स्टेट से होता है। दिस सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट एक्सीड दैट इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन। वही बात है कि जब N2 N1 से ग्रेटर हो जाए तो वही पॉपुलेशन इन्वर्जन के केस में आता है। और मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है कि वह स्टेट जहाँ पे क्या होता है एटम्स की लाइफ ज़्यादा होती है। अब हम लेजर एक्शन को लेने के अगर हम किसी लेजर एक्शन को चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट जो होता है, द रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेजर एक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो रेट ऑफ एमिशन है, रेट का जो एमिशन है किससे ज़्यादा होना चाहिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना इमिट कर रहा है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो एमिशन होता है वो क्या होना, ज़्यादा होना चाहिए। ये क्या इमिट ज़्यादा करे और एब्जॉर्प्शन कम करे। ये क्या होता है, ये एक लेजर एक्शन को बनाने में हमारी मदद कर सकता है। जैसे अगर इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ एटम इज अपर एनर्जी लेवल इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट इन लोअर एनर्जी लेवल। मतलब कि जो हायर एनर्जी लेवल में जो एटम्स होते हैं N2, और आमतौर पे क्या होता है कि उन जो नंबर्स में क्या होते हैं लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। जैसा कि आप भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अपने डेली लाइफ में, तो क्या होता है कि हमारे देश में, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें अपने देश में, तो हमारे देश में जो जो आबादी है, जो रिच पीपल की आती है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है जितना एक मिडिल क्लास लोगों की है। और उनसे छोटे जो गरीब वर्ग के, जो निचले वर्ग के, उन सब की क्या है पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है उन लोगों से। तो उसी सेम चीज़ यही कह रहा है, वही कि नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ एटम्स इन अपर एनर्जी लेवल, जो अपर एनर्जी लेवल्स में जो होते हैं, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होते हैं, वो एटम्स होते हैं, एक कंपेयर में क्या होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हमेशा ही कमी होते हैं। बाय सम रीजन द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज मेड ग्रेटर देन दैट इन लोअर एनर्जी स्टेट, द एमिशन रेट विल बिकम ग्रेटर देन द एब्जॉर्प्शन रेट। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे, एक पंपिंग प्रोसेस है। पंपिंग प्रोसेस तो हमने बताया, कोई एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करा तो जिससे क्या होता है वो हायर एनर्जी स्टेट में, हायर एनर्जी के स्टेट में जाता है। तो वही उसी प्रोसेस के जरिए अगर हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से N2 ग्रेटर देन N1 कर दें, N2 ग्रेटर देन N1 कर दें, तो क्या होता है इस केस में एमिशन क्या होता है ज़्यादा होने लगता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लेजर एक्शन को पा सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन मस्ट बी नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। कि मतलब यहाँ पे कहने का ये कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, इस केस में स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है इस केस में निग्लेजिबल होना चाहिए। किसके कंपेरिजन, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन जो हम किसी के द्वारा इंड्यूस्ड फोटान से हम जो अपना एमिशन करवा रहे हैं, उससे जो फोटान्स निकल रहा है और जो अपने आप फोटान्स निकल रहा है, ये जो अपने आप निकल रहा है वही इसके कंपेरिजन में कम होना चाहिए। वही बात यहाँ पे कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मस्ट बी सफिशिएंटली एम्पलीफाइड। जो बीम ऑफ लाइट है उस पर हम कर रहे हैं इंसिडेंट फोटान के लिए, वो क्या होना क्या हो, मतलब एक सफिशिएंट मैनर में होना चाहिए ताकि हम उसको एम्पलीफाई कर करके फोटान इमिट करा सकें। तो बाकी पॉइंट्स आप मेंशन किए हुए आप इसको नॉर्मली पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपको मेन पॉइंट था ये समझाना बताना, वो तो हमने आपको बता ही दिया।
अब यहाँ पे देखेंगे हम अपना आइंस्टीन कोफिशिएंट। आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है ये देखेंगे हम। अपना आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में हमने बात करा कि B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन में क्या हमने आपको बताया कि 1 to 2 एनर्जी स्टेट में जाता है, 1 से 2 में जाता है। 1 से 2 एनर्जी स्टेट में जब जाता है तब क्या होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब 1 मतलब लोअर से हायर में जा रहा है, और B12 मतलब आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। मतलब कि B21 तो हमने बताया कि B21 जो है ये 2 से 1 में जा रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन। और जो A21 है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए A21 का यूज़ करते हैं। और इनके बीच में अभी हम देखेंगे रिलेशंस क्या। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे अपना आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन, जो उसके बीच में हम कुछ अपने ये उनके बीच में हम कुछ अपना ये देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं, इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है वो B21 होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के इसको मेंशन कर दें। और जो B21 होता है ये स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए होता है, ये भी लिख दें। और जो ए होता है, ये A21, ये क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए होता है। ये सब इसके कुछ पैरामीटर्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इन सब पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको अगर एक बॉक्स में बना दिया जाए तो वो रहने देते हैं, इसको ऐसे ही। इसको हम देखेंगे सबसे पहले, अगर इस तरीके से इसको अलग कर लेते हैं। अपना हम पहले देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन है कितना हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो हमारा टोटल जो इसमें होते हैं n1 से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम इसमें एब्जॉर्प्शन देखेंगे कितना होता है। जो क्या होता है P12, जो एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है n1 B12, और क्या होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन UV। इसको n1 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी। ये इसकी वैल्यू, अगर n1 को इधर ले जाएंगे हम तो क्वेश्चन मतलब n1 P12 इज इक्वल टू n1 B12 UV। ये तो ये हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। और अगर हम अपना इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, किसकी, इस एमिशन की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। एमिशन की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे तो एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि N2 P21 इज इक्वल टू N2 A21 स्पॉन्टेनियस की प्लस N2 B21 स्टिमुलेटेड की, और इसके साथ ही एक एनर्जी डेंसिटी। इसकी हम इसको इक्वेशन 2 रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे कि इक्वेट बोथ इक्वेशन। इसको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि N2 P1, यहाँ पे N1 P12 इज इक्वल टू N1 P12 इज इक्वल टू N2 P21। N2 P1 के बाद यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो N1 B12 और एनर्जी डेंसिटी जो है UV इज इक्वल टू N2 P1 की बात करेंगे तो N2 P1 तो यहीं पे N2 A21 प्लस N2 B21 और इसके साथ एनर्जी डेंसिटी। अब क्या करेंगे हम कि इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाएंगे और म्यू इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये जो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो कुछ इस टाइप से सिनेरियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N1 B12 माइनस N2 B21 इज इक्वल टू N2 A21। ये हमारा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम अपने
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, हमने क्या कैलकुलेट करा था इसको देखते हैं। सबसे सॉरी TBSPH को देखते हैं। UV इज इक्वल टू N1 B12, इसको ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये वाला है, ये पूरा पोर्शन, इसको क्या करते हैं हम इसके इधर ला देते हैं, इसको राइट साइड में। तो क्या हो गया, एनर्जी जो डेंसिटी है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू N2 A21 अपान N1 B12 माइनस N2 B21। और इसे क्या करते हैं, पूरा ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर ऊपर नीचे से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक, अगर इससे ऊपर नीचे डिवाइड करें तो N2 कट जाएगा, ये A21 अपान B21 हो जाएगा। और जो अंदर बच जाएगा ये 1 अपान N1 अपान N2, N1 अपान N2, एक ब्रैकेट में दूसरे में B12 अपान B21 माइनस 1। और जब हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम जब केस होता है, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन और जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, ये दो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि B12 इज इक्वल टू B21, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमें, म्यू भी इज इक्वल टू A21 अपान B21 ब्रैकेट में 1 अपान N1 अपान N2 माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन 3 बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसकी हम पढ़े होंगे पहले अपना उस केस वहाँ रेडियोएक्टिव वाले चैप्टर में कि ये जो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ होता है वो क्या कहता है, ये क्या कहता है कि बोल्ट्जमैन ये लॉ क्या कहता है कि एन की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ एटम N0 e⁻ माइनस E अपान KT। अगर इसके बाद हम इसको हम N1 और N2 के लिए कैलकुलेट करें तो N1 इज इक्वल टू N0 e⁻ माइनस E1 अपान KT। और N2 के लिए कैलकुलेट करें तो N0 e⁻ माइनस E2 अपान KT। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो N1 अपान N2 इसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है कि इसकी वैल्यू e⁻ माइनस करेंगे तो E1 माइनस E2 का प्लस ले लेते हैं तो ये बेसिकली E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपान KT। और इसको क्या करेंगे हम पुट कर देंगे अपने, पुट दी वैल्यू ऑफ N1 अपान A2 इन इक्वेशन 3, पुट दी वैल्यू ऑफ N1 अपान N2 इन इक्वेशन 3। इसमें जब पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन उसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, A21 अपान B21 ब्रैकेट में 1 अपान E⁻ माइनस नहीं प्लस बेसिकली ले लेते हैं इसको, E2 माइनस E1 अपान KT, ये माइनस 1। और जो हमारा प्लॉन्क्स का लॉ क्या कहता है, प्लॉन्क्स लॉ ऑफ एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन, वो क्या लॉ कहता है कि वो जो वैल्यू होती है म्यू अकॉर्डिंग टू प्लॉन्क्स लॉ, प्लॉन्क्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लास्ट स्लाइड की बात करें तो सब सही, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू प्लॉन्क्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसके ये क्या आता है कि ये जो यूवी की जो वैल्यू होती है वो 8 पाई H
म्यू क्यू अपान सी क्यू, ब्रैकेट में 1 अपान e टू द पावर e2 माइनस e1 अपान के टी माइनस 1। इन दोनों को अगर हम इस और इस इक्वेशन, इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5, इन दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं इक्वेशन दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इन दोनों को इक्वेशन कंपेयर करने में क्या मिलेगा, A21 अपान B21 इज इक्वल टू 8 पाई एच मी क्यू अपान सी क्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही क्या इसमें रिलेशन है, इन दोनों प्लांक जो हमारा क्या आइंस्टीन कोफिशिएंट है, ये आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ये B2 क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है। इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो A2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो A2 की वैल्यू है नॉर्मली B21 से ज़्यादा ही होने वाली है, लेकिन इसको आप समझने के लिए आपको बताएगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है, इससे ज़्यादा रहेगी। अब क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। यहाँ पे जो म्यू है फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो आप चीज़ जानते ही होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। बाकी ये इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन रहने वाला है। स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन जो कोफिशिएंट आइंस्टीन के, उनके बीच में जो है रिलेशन है यही है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपोनेंट ऑफ लेजर। लेजर का कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बेसिकली 3 बेसिक लेयर सिस्टम विच एज फॉलो: एक्टिव मीडियम, एनर्जी सोर्स ऑफ पंपिंग, ऑप्टिकल रेजोनेटर और रेजोनेंट कैविटी। जो लेजर है, लेजर की बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। ये क्या होते हैं, एक एनर्जी सोर्स है और क्या एक दूसरा, एक एनर्जी सोर्स है जो एक्टिव मीडियम पे पड़ता है, और ये क्या है, एनर्जी ऑप्टिकल रेजोनेटर, रेजोनेंट कैविटी। इस तरह से इसका कोई डायग्राम है। इन सब का काम देखेंगे कि द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल रेजोनेटर इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लेजर वेव। जो ऑप्टिकल रेजोनेटर इसका क्या करता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी इसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। द अरेंजमेंट ऑफ मिरर इज नोन एज लेजर कैविटी। जो अरेंजमेंट है इसका क्या, लेजर कैविटी कहलाता है। इसका किसका अरेंजमेंट कहता है, मिरर का, ये और ये, इन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से स्पेस है, इन दोनों क्या करते हैं, सबको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, रेजोनेंट कैविटी कह सकते हैं। अब हम अपना लेजर सिस्टम देखेंगे कि लेजर सिस्टम क्या आता है। 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल होते हैं। 2 लेवल लेजर सिस्टम में क्या आता है कि बेसिकली हम जो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़े हैं, ये 2 लेवल लेजर सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टेट क्या होती है, 2 ही होती है, एक E2 और एक E1। इसको हम पॉइंट्स में देखेंगे तो ये 2 लेवल लेजर है मीडियम व्हिच एटम है ओनली 2 एनर्जी स्टेट, ए ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी लेवल E1 एंड द एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी लेवल E2। ये तो हमने बात करा। इन 2 लेवल एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर्स इंस्टेंटेनियसली causing the excited atoms to immediately fall back to their ground state and their rate of absorption becomes equal to rate of emission। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। देयर इज नो टाइम फॉर एक्साइटेड एटम टू कलेक्ट इन हायर एनर्जी स्टेट एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट पॉसिबल। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की हमने बात करी थी कि वो क्या होता है, N2 इज ग्रेटर देन N1। जब जितना इमिट करेगा उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम केस में चला जाता है। और जब इसमें चला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो कोई भी वैल्यू ज़्यादा कम नहीं हो सकती, जितना रहता है उतनी रह सकती है। The lifetime of the excited state is too short to excite atom around to undergo stimulated emission। ये तो बात है कि इसमें 10 to the power -6 सेकेंड तक ये एटम रहता है, इसके बाद लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसमें चला जाता है। बेसिकली आपको 2 लेयर लेजर सिस्टम बेसिकली ये चीज़ समझने वाली है कि इसमें 2 लेयर होती हैं। क्या उसकी लेयर एनर्जी स्टेट होती है, 2 एनर्जी स्टेट, एक हायर एनर्जी स्टेट और एक लोअर एनर्जी स्टेट। और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन ये सब क्या होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में रीच कर जाता है। अब 3 लेवल लेजर में देखेंगे। 3 लेवल लेजर में क्या होता है, इन दिस लेजर सिस्टम अपर एनर्जी लेवल ये 3 इज नोन एज पंपिंग लेवल एंड द ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1 इज नोन एज लोअर लैसिंग लेवल। ये E3 क्या है, पंपिंग लेवल। पंपिंग लेवल वो लेवल होता है कि जैसे मान लो हम किसी एनर्जी को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं किसी सोर्स से, पंपिंग मतलब कि एनर्जी लगा करके वहाँ तक उसको पहुँचा रहे हैं, तो ये क्या होता है, उसका
एनर्जी सोर्स का वही होता है कि मतलब कि यहाँ पर पहुँचने के लिए हम जो एनर्जी दे रहे हैं पंपिंग के जरिए, जिसकी वजह से इसको पंपिंग लेवल कहा गया है। एनर्जी E3 इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और एक अनस्टेबल स्टेट है। और उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन या सॉरी एटम, एटम क्या होता है कि वहाँ से मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। और मेटा स्टेबल स्टेट एक स्टेबल स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है मैक्सिमम टाइम तक रहता है 10⁻³ सेकेंड तक। द इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेज इज कॉल्ड अपर लेसिंग लेवल एंड लाइफ टाइम 10⁻³। ये तो इंटरमीडिएट लेवल कौन यहाँ पे है मेटा स्टेबल स्टेट है जिसकी लाइफ टाइम कितनी है 10⁻³ सेकेंड है। और अब देखेंगे हम अपना जो लेजर है इसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से इसके टाइप्स हैं वो इसको देखेंगे। इसके बाद ही फिर हीलियम नियॉन लेजर देखेंगे कि वो क्या होता है। रूबी लेजर का एक स्ट्रक्चर होता है कुछ। रूबी लेजर आपको समझने रूबी लेजर जो होता है आपको समझने की बात है कि कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होता है कि एक रूबी रॉड होता है, इस पर दो फेस होते हैं इसके, एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है और एक फुली रिफ्लेक्टेड। फुली रिफ्लेक्टेड क्या होता है कि जहाँ पे लाइट पड़ने के बाद फुली रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पे थोड़ी क्या होती है कि ऑब्जर्व भी हो जाती है और थोड़ी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। यहाँ पे एक जो ग्लास ट्यूब से बना होता है कूलिंग के लिए है, यहाँ पे पावर सोर्स, यहाँ पे पावर। और ये जो क्या होता है कि स्पाइरल में स्पाइरल लूप की तरह यहाँ पे क्या होता है एक बनता जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिनान फ्लैश ट्यूब कहते हैं। इसके क्या होता है उसी समझिए आपको बेसिकली इससे लपेट देते हैं। और यहाँ पे कूलिंग के लिए लेजर बीम ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट होती है। और इसको मगर देखिए इसके बारे में देखें रूबी लेजर को, द सॉलिड स्टेट रूबी लेजर इज ए 3 लेवल लेजर सिस्टम। ये क्या है 3 लेवल लेजर सिस्टम में आता है। 3 लेवल में क्या होता है कि उसमें एक मेटा स्टेबल स्टेट भी होता है, आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। सॉलिड लेजर कैन बी मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी एटम्स इनटू ए क्रिस्टल। जो सॉलिड लेजर है कैन बी इंट्रोड्यूसिंग जो सॉलिड लेवल है, जैसे हम रूबी लेजर का एक सॉलिड लेजर सिस्टम है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन वो गैसीय लेवल सिस्टम है, गैसीय लेजर सिस्टम है। तो जो सॉलिड स्टेट का जो हम बना रहे हैं लेजर, इसमें क्या करते हैं कि हम इम्प्योरिटी मिक्स करके इसको बना सकते हैं। वही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि कैन बी मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी एटम्स इनटू ए क्रिस्टल बाय डोपिंग मेथड। डोपिंग मेथड्स इसमें क्या करते हैं इम्प्योरिटी मिला करके हम इस लेजर सिस्टम को बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ए पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड व्हिच एंड्स आर पार्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल। ये तो रूबी रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड। ये तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है ये रॉड है अंदर, ये क्या कर रहा है इसके जो इंड्स है आर ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल। यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये फ्लैट है यहाँ पे और एक दूसरे के पैरेलल है। वन इंड इज फुली सिल्वर्ड एंड दी अदर इज ओनली पार्शली सिल्वर्ड। फुली जो सिल्वर्ड है ये वाला क्योंकि यहाँ पे फुली रिफ्लेक्टेड है ये यहाँ पे, और जो ये पार्शली रिफ्लेक्टेड है इसलिए इसको इस तरह से क्या किया गया है कलर्ड किया गया है। दी पार्शियली रिफ्लेक्टेड इंड कैन बी यूज्ड एट विंडो फॉर लेजर आउटपुट। जो पार्शियली उसको विंडो की तरह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लेजर आउटपुट निकल कर आएगा। और जिसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है दिस वर्क्स एज रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी क्या होता है कि रेजोनेंट कैविटी जो स्पेस बन जाता है कहाँ पे उन दोनों रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग जो मिरर तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है वह रेजोनेंट कैविटी होता है। कैविटी कह सकते हैं उसको। कैविटी मतलब आपको समझेंगे बेसिकली एक गैप टाइप में होता है जहाँ पे कुछ जगह स्पेस रहती है। ये कुछ नेक्स्ट पॉइंट है इसका। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये देखेंगे कि रूबी रॉड इज सराउंडेड बाय हेलिकल जिनॉन फ्लैक्स ट्यूब which provide light to raise chromium ions to upper energy level in ruby laser. Cr++ ions are the active material. जो रूबी रॉड होता है रूबी लेजर जो होता है ये एक जिनान ट्यूब से क्या होता है लपेटा गया होता है। जिनान ट्यूब एक स्पाइरल की तरह इसके चारों तरफ इस तरह से इसके हर तरफ लिपटा रहता है राउंड। जो हमारा इसमें कौन सा आइटम यूज होता है Cr++3 मतलब जो क्रोमियम का जो थर्ड आयन है इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन जो अपना निकाल देता है उसके बाद जो इसका आयन बनता है वह क्रोमियम हम इसमें यूज करते हैं। इसका वर्किंग देखेंगे रूबी लेजर का। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया यहाँ पे कि द रूबी रॉड इज क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो रूबी रॉड है इज क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डोप्ड विथ 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड सो दैट सम ऑफ द एल्युमिनियम आयन आर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयन। जो रूबी रॉड है क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो रूबी रॉड होता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है जिसमें 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड से डोपिंग करी जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सम ऑफ द एल्युमिनियम आयन जिसकी वजह से कुछ एल्युमिनियम आयन होते हैं क्रोमियम आयन से क्या हो जाते हैं रिप्लेस हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, दिस इम्पोर्टिव क्रोमियम आयन गिव पिंक कलर्स टू द रूबी एंड गिव राइज टू लेजर एक्शन, जिसकी वजह से ये जो एक्शन होता है, इन एक्शन की वजह से जहाँ पे क्रोमियम एल्युमिनियम को रिप्लेस करता है, जिसकी वजह से एक पिंक कलर देता है, इसकी वजह से एक लेजर एक्शन को अचीव करता है। द क्रिस्टल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड इन 2 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड नियरली इतने सेंटीमीटर डायमीटर, तो लेंथ और डायमीटर की बात हो गई इसकी। व्हेन फ्लैश ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन द रूबी रॉड दी 5500 मतलब 5500 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन फोटॉन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रोमियम आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड टू द एक्साइटेड स्टेट E3। मतलब क्या होता है कि जो इस पे एक रेडिएशन फोटॉन क्या करता है, इस पे इंसिडेंट करता है, और उसका जो होता है क्या है फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, इसका मतलब कि ये क्या है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है। इतने वेवलेंथ का एक फोटॉन इस पे इंसिडेंट करता है। जब इतने वेवलेंथ का एक फोटॉन इंसिडेंट करता है तो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है E3 में, क्योंकि कौन सा 3 लेवल का एनर्जी स्टेट में ये रूबी लेजर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका कि the excited ion gives us by collision part of their energy to the crystal lattice and decay the metastable state E3। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे रेडिएशन इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से वो जो क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा एक कुछ एनर्जी सोर्स लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ इसके डीके हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, व्हेन एक्साइटेड आयन पासेस फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स ए फोटॉन ऑफ वेवलेंथ। और उसके अपोजिट में जब क्या करता है कि ये मेटास्टेबल स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या करता है, कितना इतने लैम्डा, इतने वेवलेंथ, इतने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। द फोटॉन ट्रेवल्स थ्रू द रूबी रॉड एंड इज इट मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल is reflected back and forth by the silver rays until it is stimulated and excited and cause it to emit a fresh photon in phases stimulated photon। इसका मतलब क्या करता है कि ट्रेवल्स थ्रू द रूबी रॉड में ट्रेवल्स करता है, इट इज़ मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। जो क्रिस्टल का जो एक्सिस होता है यहाँ पे इस तरह से जो बना हुआ है, इस तरह से जो बना यहाँ पे अगर आपको बनाया जाए, यहाँ पे जो इसका इस टाइप से जो कुछ बना तो इसमें कुछ इसकी एक्सिस है, उसी की एक्सिस के क्या करता है, ये पैरेलल ट्रैवल करता है। ये क्या करता है, फिर जब ये रिफ्लेक्टिव वाले उस अदर वाले पोर्शन पे जाता है तो वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है एक्साइटेड आयन एंड काज इट टू इमिट ए फ्रेश फोटॉन, और एक फ्रेश फोटॉन इमिट करता है। दिस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन इज लेजर ट्रांजिशन होता है, ये इसको लेजर ट्रांजिशन कहते हैं। This process is repeated again and again because the photons repeatedly moves along the crystal being reflected from its end। मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है ये रेगुलरली होता रहता है, लगातार होता रहता है, कि एक बार वहाँ से इमिट होता है, एब्जॉर्ब होता है, उस इंड तक जाता है, फिर इस इंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। ये जो प्रोसेस होता है ये रेगुलर होता रहता है। दिस फोटान 10 मल्टीप्लाई, इस तरह से क्या होता है, फोटान्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, मल्टीप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं इस केस में। When the photon beam becomes sufficiently intense, part of it emerges through the partially silvered end of the crystal। जब क्या होता है कि जब इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या करता है, पार्ट्स ऑफ इट इमर्ज थ्रू द पार्शियली सिल्वर्ड एंड ऑफ द, जो पार्शियली सिल्वर्ड एंड होता है उससे क्या करता है, ये लीकेज करके बाहर आ सकते हैं। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे रूबी लेजर में कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज रहने वाले हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि द लेजर रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावर, इसको एक हायर एनर्जी स्टेट तक पहुँचाने के लिए पंपिंग पावर मतलब एनर्जी सोन काफ़ी रिक्वायर्ड होती है। दी एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर इज वेरी, इसकी एफिशिएंसी जो होती है कम होती है। ओनली द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ द पंपिंग लाइट इज यूटिलाइज्ड, मतलब कि ओनली द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ पंपिंग लाइट इज यूटिलाइज, मतलब कि जो पंपिंग लाइट के लिए ग्रीन टाइप का लाइट क्या होता है इसके यूटिलाइज करते हैं। दी लेजर आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, जो लेजर का आउटपुट होता है कंटिन्यूअस नहीं होता है। द लेजर आउटपुट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पल्स और माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन, माइक्रोसेकेंड के लिए आता है और एक पल्स जैसा उससे बनाते हुए इसके आउटपुट्स जाता है। इसके टाइप्स देखेंगे 3 लेवल, तुमने बात करा। एक्टिव मीडियम क्या होता है, रूबी रॉड इज यूज्ड एज एक्टिव मीडियम। ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग मतलब कि एक रेडिएशन, जैसा कि हम पे बात कर रहे थे ग्रीन वाला क्या होता है, रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करा के इसका पंपिंग करते हैं। इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हम रूबी लेजर का। इट इज यूज्ड लेबोरेटरी, लैब में इसका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में।
इट इज यूज्ड इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग। ये वेल्डिंग करने के लिए इसका लेजर का यूज़ किया जाता है। सोल्डिंग और वेल्डिंग करने के लिए जैसे लोहे वगैरह टूट जाते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं वो अगर टूट जाते हैं तो उनको वेल्डिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज यूज टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्या है, हीलियम नियॉन गैस लेजर। हीलियम नियॉन गैस लेजर क्या है कि एक फोर्थ लेवल होता है, एक 4 लेवल लेजर सिस्टम होता है। इसको देखेंगे, इट इज़ द फर्स्ट गैस लेजर विच आर ऑपरेटेड, मतलब कि पहला 4 लेजर सिस्टम था जो क्या सक्सेसफुली ऑपरेटेड किया गया। टू गेट कंटिन्यूस एंड इंटेंस बीम ऑफ लेजर गैस लेजर आर यूज। एक कंटिन्यूस और इंटेंसिटी भरी हुई लाइट अगर हमें अपने आप को चाहिए तो इसके लिए हम कौन सा हीलियम नियॉन गैस का लेजर का यूज करते हैं। द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द गैस लेजर आर नैरो एंड द वेल डिफाइंड एज कम्पेयर टू सॉलिड विच आर एब्जॉर्प्शन बैंड आर ब्रॉड। मतलब क्या होता है कि अगर सॉलिड की बात करें कि सॉलिड में उतनी इंटेंसिटी नहीं प्रोवाइड करते, और दूसरी बात उसका जो नैरो नहीं होता है। रूबी लेजर में हमने देखा था कि उसका जो डायग्राम होता है नैरो नहीं होता है, वो काफ़ी कुछ उसका वाइड होता है कुछ, जिसकी वजह से उतना इंटेंसिटी नहीं दे पाता है। और जो क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो बैंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इस हीलियम नियॉन गैस लेजर की बात करें तो इसका नैरो एंड्स होता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी इसकी हाई होती है। इट इज़ 4 लेवल ट्रांज, तो हमने बात करा कि 4 लेवल होता है। इसका कुछ डायग्राम इस तरह से रहने वाला है। एक रिफ्लेक्टिंग फेस यहाँ पे रहता है, फुली यहाँ पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग रहता है। एक ट्यूब इस तरह से गैस इसमें भरी होती है, हीलियम नियॉन एनोड कैथोड 2 एंड्स होते हैं। इसका कुछ डायग्राम इस तरह से होता है। इसका वर्किंग क्या होता है, वर्किंग देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू द गैस, द इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब collide with helium and neon atom. As the helium atom are lighter than the neon atom, they are easily excited to metastable state. इतने और इतने बोल्ट इलेक्ट्रॉन बोल्ट इन पर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द अबव ग्राउंड स्टेट, सम ऑफ द एक्साइटेड हीलियम एटम ट्रांसफर द एनर्जी टू अनएक्साइटेड नियॉन एटम्स बाय कोलिजन। मतलब क्या कहता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होते हैं इसमें हम अगर डाल देते हैं इस वाले ट्यूब में, तो क्या होता है कि हीलियम और नियॉन जो गैस होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। हीलियम को कितनी एनर्जी मिलती है, इतनी, क्योंकि हीलियम को जो होता है एक कम एनर्जी स्टेट पे ही वो एक्टिव हो जाता है हीलियम, और जो नियॉन होता है इतनी एनर्जी लेता है। इतनी एनर्जी लेके क्या करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जिस भी एटम्स की एनर्जी स्टेट से कुछ ज़्यादा हायर होती है, तो जो एक इनएक्टिव नियॉन एटम्स होते हैं जिसको एनर्जी प्रिपेरेट एनर्जी नहीं मिल पाती, उसको क्या करता है एनर्जी कोलिजन के द्वारा दे करके उसको भी एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं। 10 लाइटर हीलियम एटम्स हेल्प इन अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हैवियर नियॉन एटम। और जिसकी वजह से हीलियम एटम जब कॉलिजन से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नियॉन एटम्स में, तो क्या करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की तरफ ये लोग अग्रसर करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। व्हेन एन एक्साइटेड नियॉन एटम्स ड्रॉप स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू लोअर एनर्जी स्टेट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इमिट्स ए फोटॉन, इतने एंगस्ट्रॉम इन विजुअल एरिया। जब नियॉन होता है, जब वो फोटॉन इमिट करता है, जो फोटॉन इमिट करता है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है, और जिसकी एनर्जी चेंज होती है हायर एनर्जी से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि आप नॉर्मली कह सकते हैं तो ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस करता है। और उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद एक इतने एंगस्ट्रॉम 6328 एंगस्ट्रॉम का जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करके निकलता है। दिस फोटॉन ट्रेवल थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैस एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। ये एक्सिस जो ट्यूब का एक्सिस है उसके अलग ये पैरेलल क्या करता है, मूव करता है। और एक ट्रेवल्स थ्रू मिक्सचर ऑफ द गैस, और गैस का जो मिक्सचर होता है उसमें क्या करता है, ट्रेवल करते हुए निकलता है। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ बाय रिफ्लेक्टर रेज़ until it's stimulated and excited neon atom and it causes to emit a fresh इतने एंगस्ट्रॉम फोटॉन इन फेज विथ स्टिमुलेटेड फोटॉन। जो स्टिमुलेटेड फोटॉन होते हैं इसके एक, जिसकी वजह से रीजन बनता है इतने एंगस्ट्रॉम का, ये क्या करता है फोटॉन्स इमिट करता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, टाइप्स के बारे में हम बात करें तो ये 4 लेवल गैस होता है। एक्टिव मीडियम इट यूजेज ए मिक्सचर ऑफ हीलियम और नियॉन गैस होता है, उसमें वो सॉलिड स्टेट होता है। अब पंपिंग मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज मेथड, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से करते हैं। उसमें क्या करते हैं, रेडिएशन वाला मेथड यूज करते हैं, जिस पे लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। रेजोनेंट कैविटी प्लेन पैरेलल होती है, उसमें क्या होती है कि पहले तो ट्यूब टाइप में कुछ होता है, अब आउटपुट क्या है कंटिन्यूस, उसमें क्या होता है डिसकंटिन्यूस, वो एक पल्स जैसा होता है इसमें, लेकिन एक कंटिन्यूस लेजर होता है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रूबी लेजर यहाँ पे आ गया कैसे, ये
ये थोड़ा यहाँ पे कुछ गलत हो गया थोड़ा यहाँ पे। ये यहाँ पे थोड़ा ये रूबी लेजर नहीं, सॉरी, ये तो इसका यहाँ पे नहीं रहेगा, रूबी लेजर नहीं रहेगा, हीलियम नियॉन लेजर है ये। हीलियम हीलियम नियॉन लेजर, इसका कुछ हम देखेंगे एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, हैवी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है जो हम अपना वेब यूनिट 3 में पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या होते हैं, उन सब का पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज होता है। इट इज़ यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विदाउट फायर ऑफ मॉडरेट डिस्टेंस। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन अभी हम मापने वाले ऑप्टिकल फाइबर आने वाला जो अपना स्लाइड्स उसमें पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं अपना। एप्लीकेशन ऑफ लेजर रेडिएशन तो पूरा लेजर का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस बिटवीन रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर। रूबी लेजर क्या होता है, इट प्रोड्यूस ए पल्स लेजर बीम, एक पल्स होता है लेकिन एक कंटिन्यूस लेजर बीम प्रोड्यूस करता है हीलियम नियॉन। और रूबी लेजर में क्या होता है, एक 3 लेवल होता है और हीलियम नियॉन 4 लेवल होता है। इसमें पंपिंग मेथड यूज फॉर पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, रेडिएशन मेथड से क्या होता है पंपिंग होता है, लेकिन इसमें क्या इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज मेथड से क्या होता है पंपिंग होती है, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इट हैज एक्टिव मीडियम में सॉलिड स्टेट, हमने बात करा कि इसका एक्टिव मीडियम सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि इसका एक्टिव मीडियम क्या होता है गैसी स्टेट में होता है। कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, सॉलिड होता है जिसकी वजह से इसमें कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसमें कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि गैसियस होता है। इट इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्राम, मतलब कि ऑलमोस्ट मानकर चले तो ऑलमोस्ट 7000 एंगस्ट्राम के ऑलमोस्ट ये क्या करते हैं, ये वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये कितना 6328 एंगस्ट्राम, मतलब कि ऑलमोस्ट मानकर चले तो 3300 इतने एंगस्ट्राम का क्या करता है, ये वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। अब हम जो हमने लेजर पढ़ा, 2 लेजर, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। जो हम लेजर क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन होने वाला है, इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। इंडस्ट्रियल काम इसका ड्रिलिंग, कटिंग और वेल्डिंग। ड्रिलिंग के लिए मतलब कि होल वगैरह करने के लिए भी इसका यूज होता है, कहीं कहीं कुछ काम करने के लिए। कटिंग काटने के लिए भी यूज होता है इसका। कटिंग टेक्नोलॉजी वाइज इन फैब्रिकेशन और स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। वेल्डिंग, ये तो हमने बात करा कि मटेरियल वगैरह को वेल्डिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है। इन मेडिसिन, मेडिकल वाले फील्ड में इसका क्या होता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ आई रिलेटेड, आई से आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसका यूज होता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उसमें इसका यूज किया जाता है लेजर का। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यहाँ तक कि इसका जो यूज होता है कैंसर में भी यूज होता है। कैंसर के साथ साथ किडनी स्टोन में भी इसका यूज होता है, जो किडनी में पत्थर हो जाते हैं, जो स्टोन हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं किडनी में पथरी जो हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लेजर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ट्यूमर इन कटिंग एंड सीलिंग द स्मॉल ब्लड वेसल इन ब्रेन, आप सब मतलब काफ़ी यूज होते हैं, तो आपको पता ही होगा सब क्या होते हैं, ट्यूमर वगैरह प्रॉब्लम होती है। इन सब का जो ऑपरेशन होता है, इन सब करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लेजर का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक स्टडी, होलोग्राफी और लीडर, इन सब कामों में भी हम इसका यूज करते हैं लेजर का। अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे, रूबी लेजर पे डिपेंडेंट। इसके हम देखेंगे, आपको मैं बस एक व्यू बता दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना क्योंकि समय काफ़ी कम है हमारे पास, थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ मैं। क्या कि क्रोमियम आयन इतने हैं, क्रोमियम आयन की जो वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻90, इतनी एटम है। इफ द लेजर इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ किसकी है, लैम्डा की वैल्यू कितना है 7 एंगस्ट्रॉम।
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेजर पल्स। एनर्जी कितनी होगी, इज इक्वल टू एन एच म्यू, और जो म्यू होती है एन एच म्यू की वैल्यू क्या होती है कि म्यू की जो वैल्यू होती है सी अपान लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। एन एच सी अपान लैम्डा, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमें दी गई, एन की वैल्यू ये है, और एच की वैल्यू, एच की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। यहाँ से एच की वैल्यू आप ले लेंगे, और एक यहाँ पे एन की वैल्यू आप ले लेंगे, इसको स्टार मार्क कर दूँ। एन एच और सी की जो वैल्यू होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप इसको ले लेंगे, और एन तो एच सी और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, आप इसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ इसको, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच सी अपान लैम्डा। एन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2.8 इंटू 10⁻90 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। टोटल अपान है कितना एंगस्ट्रॉम था 7, मतलब 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लेंगे, एनर्जी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे, वही एनर्जी जूल में हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे भी वही E इज इक्वल टू एन एच सी अपान लैम्डा। यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे। अब P के लिए क्या निकालेंगे, P के लिए क्या होता है, P जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को क्या हम कर सकते हैं कि इसको C मोमेंटम का जो होता है एक P इज इक्वल टू एम भी होता है, और एम सी स्क्वायर। अब वेवलेंथ इतना दी गई है, यहाँ मोमेंटम निकालने के लिए आपको E, अगर E को यहाँ पे ला देंगे तो E को यहाँ पे ला देंगे तो मोमेंटम निकालने के लिए आपको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर रख देंगे। एम सी स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे एक सी से एक सी कट जाएगा, तो एम सी बच जाएगा। एम सी पी इज इक्वल होता है तो एन एच अपान लैम्डा। इसका कुछ इस तरह से, इससे हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम। इससे मोमेंटम और इससे एनर्जी, इरेजर से हम यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस केस में क्या है कि कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ द टू स्टेट इन द हीलियम नियॉन लेजर दैट प्रोड्यूस लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम मेट। पॉपुलेशन रेशियो आपको n1 इज इक्वल टू n0 e⁻ अपान kT। यहाँ से फिर n2 n0 अपान e अपान kT। इन दोनों को n1 अपान n2 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, n2 अपान n1 अपान वैल्यू की। यहीं से आप पॉपुलेशन रेशियो ऑफ स्टेट हीलियम नियॉन लेजर दैट प्रोड्यूस लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ इतना है, यहाँ से इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे और T की वैल्यू पुट कर देंगे। जब टेम्परेचर इतना है 300 केल्विन, और ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन सबको आप पुट कर देंगे, जिस पॉपुलेशन रेशियो आपको निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिशन फ्रॉम गैस आर्सेनिक हुज बैंड गैप इज 1.4। बैंड गैप मतलब क्या है कि आपको E1 माइनस E2 की वैल्यू दी गई है, E1 माइनस E2। अगर यहाँ पे E1 माइनस E2 नहीं, हम बेसिकली E2 माइनस E1 लिखते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना है 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपको इतनी एनर्जी दी गई है। एनर्जी क्या होती है,
ई टू माइनस ई वन तो हम पढ़े थे, ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच म्यू क्या होती है एच सी अपॉन लैम्डा। एच की भी वैल्यू आपको पता है, सी की भी वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई टू माइनस ई वन। आप यहाँ से वेवलेंथ इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं फाइबर ऑप्टिक्स। जो हमारा लेजर था, लेजर तक हमारा ये खत्म हो गया, उसमें हमने 4 न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके साथ ही हमारा जो यूनिट 4 है ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स इज द टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज पल्स ऑफ लाइट थ्रू स्टैंड फॉर फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, बेसिकली एक मटेरियल्स होता है जो किससे बना होता है, किससे बना होता है, फाइबर मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक। ये ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है। वो जो क्या करता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए हमारी यूज में आता है। जैसे कि हमें यहाँ से कुछ सिग्नल्स भेजना है, बातें करते, जैसे हम फ़ोन पे बातें करते हैं, तो जो सिग्नल्स हमारे जाते हैं यहाँ से इनपुट लेकर के उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकली डिकोड करके फिर इनकोड करके आपको रिसीवर तक पहुँचाता है, वही क्या होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का वही काम होता है। वही जो यूज होता है केबल, वो इसको हम फाइबर ऑप्टिकल्स फाइबर उसको कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल मीडियम हैविंग ए सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऑप्टिकल एनर्जी वही होता है जैसे हमारी साउंड एनर्जी हो गई, वही क्या हो सकती है, एक ऑप्टिकल एनर्जी हो सकती है। इन सबको एक रिसीवर से नहीं, सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने का काम करता है। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक जनरली इंसुलेटेड में। एक ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, एक इंसुलेटिंग नॉर्मली एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बनता है। अब फाइबर ऑप्टिक्स इसका कुछ अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस 3 पार्ट से बनता है, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। कोर से होता है इसका मेन पोर्शन होता है, जो बीच का पोर्शन होता है मेन कोर, उसी को कोर कहते हैं। उसके ऊपर एक लेवल होता है, उसको सिक्योर क्लैडिंग होता है। उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, वो कोटिंग क्या करती है, उसको सेव करने के लिए की जाती है। ये 3 लेवल से इसका स्ट्रक्चर होता है। इन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर हैज ए सेंट्रल कोर सराउंडेड बाय ए सेकेंड लेयर कॉल्ड क्लैडिंग मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मतलब कि जो कोर होता है और जो क्लैडिंग होता है, ये दोनों डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, और दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दोनों भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये क्या करता है, सेंट्रल कोर सराउंडेड बाय सेकेंड लेयर, और जो एक कोर होता है पूरी तरह से एक सराउंडेड होता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसका, क्लैडिंग है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम कोर। जो क्लैडिंग की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, एक कोर से अलग होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जो कोर की होती है वो ग्रेटर देन होती है किसकी, क्लैडिंग से होती है। वहाँ यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। क्लैडिंग से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। द क्लैडिंग लेयर इज सराउंडेड बाय द आउटर लेयर कॉल्ड कोटिंग, ओके, विच प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम क्रैशिंग, कंटामिनेशन एंड मॉइस्चर। इन सब से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कोटिंग का। अब इसका कम्युनिकेशन देखेंगे फाइबर ऑप्टिक्स का। फर्स्ट पॉइंट, ए मैसेज टू बी कन्वेड इज इनकोडेड इन लाइट वेव। जैसा कि हम एक मैसेज लेते हैं ट्रांसमीटर, जैसे हम बात करते हैं फ़ोन पे, तो हम अगर हम बात करते हैं साउंड को क्या करता है, किस में इनकोड कर देता है, लाइट वेव में। ट्रांसमीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल। क्या फिर क्या करता है, द इंफॉर्मेशन इज कैरिड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, receiver receive it and convert to electrical equivalent which is decoded to given original information. Photodiode are used and receivers. बेसिकली यहाँ से आपको इनकोडर, यहाँ से इनपुट मिलता है। इनपुट जैसे कि हमारी आवाज़ गई, फिर इसके बाद इनकोड करके ट्रांसमीटर में जाता है ड्राइवर, फिर इसको लाइट सोर्स में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करता है, फाइबर कनेक्ट के जरिए फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर इसे क्या करता है, ये अपने रिसीवर के इंड तक रिसीवर के इंड से पहुँचने से पहले फिर क्या करता है, एक बार इनकोड डिकोड होकर के रिसीवर तक पहुंचता है, उसके बाद एम्पलीफाई होता है, फिर उसके बाद डिकोड होकर के आउटपुट जनरेट करता है, जो हमें क्या करता है, सुनाई देता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब फाइबर ऑप्टिक्स का 2 नंबर में आ सकता है आपकी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रिंसिपल इसका देखें क्या कि दी ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। The total internal reflection at the fiber will occur only if the following 2 conditions are satisfied। और TIR कब, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होता है, 2 कंडीशन पे। पहली कंडीशन क्या है, दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल मस्ट बी स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग।
ये तो सही बात है। TIR होने के लिए आपको पता ही होना चाहिए कि जो लाइट है वो क्या होना चाहिए, डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तभी TIR पॉसिबल हो सकता है। यही बात यहाँ पे कह रहा है। और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल थीटा सी, दिस इज डिफाइंड एज, मतलब कि जो एंगल इंसिडेंट कराते हैं हम TIR के लिए, वो जो एंगल होता है एक थीटा से ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मान लीजिए अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर वाला पोर्शन है, सॉरी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो ये मान लो n1 n0 यहाँ से लाइट करी, ये इसकी एक्सिस हो गई। तो जब लाइट यहाँ पे 3D वेव है, जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है एक एंगल थीटा, ये क्या होना चाहिए, इस थीटा की जो वैल्यू है किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, थीटा सी से, क्रिटिकल एंगल से। जब इससे ज़्यादा होगी, और थीटा सी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे हमने बताया था कि साइन, यहाँ पे था साइन थीटा सी इक्वल टू n2 माइनस n1, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 माइनस n2 अपान n1। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो लाइट क्या करती है कि इससे यहाँ पे जब जाती है तो जब डेंसर में जाएगी तो ये जो नॉर्मल है उसके क्या हो जाए, उसकी तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ। ये बेंड हुई थोड़ी सी, फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद ये इस रेयर मीडियम आ गया, लेकिन ये थीटा सी से ज़्यादा एंगल है तो क्या हो जाता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। यही क्या होता है, हमारा फिनोमिना TIR कहलाता है। ये TIR होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये थीटा हो गया, ये एंगल R हो गया, ये थीटा सी से ग्रेटर हो गया। यही हमारा जो TIR का फिनोमिना यही रहता है कि ऐसे ये एक थीटा सी से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंट करती है लाइट, जो अंदर जाने के बाद, कोर में जाने के बाद क्लैडिंग से पार होके नहीं निकलती है, वही इसका होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने बता दिया कि ये क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि टोटल व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन द क्रिटिकल देन द रेयर इज रिफ्लेक्टेड इन रेयर मीडियम। ये तो सही बात है कि अगर वो क्या होगा कि थीटा सी से अगर एंगल ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में थीटा सी व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन द क्रिटिकल एंगल थीटा सी देन द एयर इज रिफ्लेक्टेड इन रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में चला जाता है। फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे जस्ट ग्रेज द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम। कुछ एक ऐसा होता है, एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे क्या होता है, ग्रेजिंग, मतलब कि एक मान लो ऐसे इस टाइप से, तो ये यहाँ से क्या करती है कि ये मान लो ये दूसरा मीडियम है, ये रेयरर है, ये डेंसर है। यहाँ पे जाने के बाद लाइट ऐसे ग्रेज करने लगती है इन दोनों के बीच में, ऊपर ही मीडियम पे, ये क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। वही बात करा कि एक एंगल क्रिटिकल एंगल के लिए ये इमरजेंस करती है, और इससे कुछ अगर ये एंगल जैसे हम इधर करते जाएंगे इस टाइप से, कुछ इस तरह से इसका सिनेरियो बढ़ता जाता है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्दर इंक्रीज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्दर द रेज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। जो थीटा सी इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। कंडीशन फॉर टोटल रिफ्लेक्टेड, तो हमने बात करा कि इसका जो रेयरर है वो रेयरर से क्या डेंसर से मीडियम में जाना चाहिए। पहली बात तो कि जो है रे डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, और जो थीटा सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यही होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस 3 फिनोमिना हो सकता है यहाँ पे। जब एक थीटा, ये क्या होता है कि थीटा इज लेस देन थीटा सी। थीटा सी क्या है, थीटा सी ये वो थीटा एंगल है जिस पे क्या करती है, लाइट इमरजेंस करती है। थीटा सी नहीं, ये तो यहाँ से एंगल लेते हैं हम, सॉरी, कुछ ये तो लेयर हो गई, लेयर के नॉर्मल, AN2 AN1।
ये थीटा, जब ये थीटा की वैल्यू जो होती है किससे होती है, लेस देन होती है थीटा सी से, तब के लिए। लेकिन जब ये ग्रेजिंग करती है कब, जब थीटा की वैल्यू हो जाती है थीटा सी से, ये थीटा सी यही होता है ग्रेजिंग वाला। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा हो जाती है तब ये इधर हो जाता है ये थीटा, मतलब इस केस में थीटा जो होता है वो थीटा सी से इक्वल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, एक टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और एक्सेप्टेंस एंगल देखेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल वही बेसिकली वही बात है कि जो क्रिटिकल एंगल है हमारा, उस एंगल से लेकर के बाकी आगे तक के एंगल का जो रेंज होता है वो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल होता है। एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल दैट इज इंसिडेंट लाइट कैन मेक विद द फाइबर एक्सिस सो दैट लाइट रे विल प्रोपेगेट थ्रू द फाइबर बाय इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि एक्सेप्टेंस एंगल वही होता है, क्या करता है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है उस एंगल को, उस एंगल का जो रेंज होता है मिनिमम एंगल बताता है कि यही एंगल एक्सेप्ट कर सकता है इसको कोर में जाने के लिए। यहाँ पे अगर हम इसका एक्सेप्टेंस एंगल देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे आई है एक और आर और ये थीटा है, तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है, ये एन नॉट है, ये एन नॉट साइन आई, इसने ला से आप तो पढ़े होंगे क्या हो, एन वन साइन आर, ये तो पढ़े ही होंगे, ये सेंस ला से आया ही। और क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये साइन आर, फिर ये जो यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे दिया है कि आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आर को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। जब आर को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एन नॉट साइन आई इज इक्वल टू एन वन साइन आई की वैल्यू क्या, साइन नहीं साइन आर था, आर की वैल्यू क्या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो एक कास थीटा हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू एन वन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, ये हो जाएगा। हम दूसरा उस ला से जानते हैं साइन थीटा सी, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन टू अपान एन वन होती है। जब साइन थीटा की वैल्यू इतनी है तो साइन कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे 1 माइनस एन टू स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर, तो कास थीटा की वैल्यू ये आ गई। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो एन नॉट साइन आई इज इक्वल टू एन वन था, एन वन ब्रैकेट में 1 माइनस एन टू स्क्वायर अपान एन वन स्क्वायर, तो ये जो एन नॉट तो साइन आई की जो वैल्यू हो जाती है साइन आई इज इक्वल टू एन वन अपान एन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एन टू स्क्वायर अपान एन वन स्क्वायर। अगर एन वन को हम एन नॉट को एयर मान लेते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो साइन आई जो होता है आई मतलब एक्सेप्टेंस एंगल, एन वन अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन वन स्क्वायर माइनस यहाँ से एन वन कट जाएगा तो एन टू स्क्वायर, साइन आई की वैल्यू ये क्या होती है, हमारी एक्सेप्टेंस एंगल कह सकते हैं, यही आई मैक्स होती है, साइन यूनिवर्स ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, यही हमारी एक्सेप्टेंस एंगल होती है। ये तो हो गया हमारा एक्सेप्टेंस एंगल की बात हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस कोण। एक्सेप्टेंस कोण वही होता है कि जो एक सर्कल हम बनाएंगे, जैसे हमारा जो यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है इसकी तरफ हम अगर एक सर्कल की तरफ ड्रा करेंगे तो सर्कल जो होता है वो किस रेंज तक, उस एरिया तक जो रीजन होता है उस रीजन में हम कहाँ रे इंसिडेंट कराएंगे, वो जो रेंज होता है वही रेंज क्या होता है, टोटल एक्सेप्टेंस कोण होता है। जैसे अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, a cone within which all the rays incident will be collected and propagate through the fiber is known as acceptance cone। वो एक ऐसा कोण जिस रेंज अगर उस कोण में हम कोई भी रे क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं और वो फाइबर द्वारा क्या होती है, एक्सेप्टेंस की जाती है, एक्सेप्टेंस एंगल से के रेंज में आती है, तो क्या होता है हमारा एक्सेप्टेंस कोण होता है। और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है,
न्यूमेरिकल अपर्चर का साइन आई मैक्स, जब उसी का जो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है उसका हम साइन ले लेते हैं, उसका जब साइन ले लेते हैं तो वही क्या हमारा हो जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। और इसके कई सारे न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू ये हो गया है, तो हमने डिराइव किया था अभी न्यूमेरिकल अपर्चर n1। n1 क्या है, n1 जो हमारा एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और 2 डेल्टा, डेल्टा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस n1 माइनस n2। न्यूमेरिकल अपर्चर डिटरमाइंस द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइल, लाइट को जो गैदरिंग जो एबिलिटी है उसको इकट्ठा करने की उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। इट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द फाइबर, ये तो ये भी बता देता है कि लाइट की जो कितनी लाइट ये एक्सेप्ट कर सकता है फाइबर। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द साइन एक्सेप्टेंस एंगल, ये तो हमने बात किया कि जो एक्सेप्टेंस एंगल है उसके हम साइन ले लेंगे तो ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाता है। कंडीशन प्रोपेगेशन, ये तो कंडीशन ऑफ प्रोपेगेशन सेम वही बात है कि एक्सेप्टेंस एंगल से क्या हो जाता है, एंगल मिनिमम होगा या उससे मिनिमम मतलब एक्सेप्टेंस एंगल जो एक रेंज होता है उस रेंज में आएगा तो ये हमारा प्रोपेगेशन होता है। ये तो वहाँ पे दिया गया है, यही बात है और कुछ नहीं, ये कंडीशन ऑफ प्रोपेगेशन है। अब देखेंगे हम अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फाइबर के टाइप्स देखेंगे क्या कौन से टाइप्स हैं इसके। इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टेप्स इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जो ऑप्टिकल फाइबर और कोर ऑफ क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है कि वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, एक स्टेप में मान लो n1 का क्या है, n का 1.4 है, 1.5 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और n2 का कितना है 1.4 है। तो कोर जो पूरा होता है, पूरे कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा, और n2 का जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, पूरे क्लैडिंग जो पोर्शन होगा उसका 1.4 होगा। और ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, पूरे कोर के लिए उतना होगा, यूनिफॉर्मली होगा, और n2 के लिए पूरा यूनिफॉर्मली होगा। और ग्रेडेड में क्या होता है, ये क्या करता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज करता है। कोर से बाहर आउटर की तरफ जाएगा तो डिक्रीज करेगा, और क्लैडिंग से कोर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। वहीं पे अगर कोर से बाहर जाएंगे क्लैडिंग की तरफ तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। और यूनिफॉर्मली डिक्रीज इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पूरा यूनिफॉर्म रहता है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ये यूनिफॉर्मली किसी कंटिन्यूस बोल सकते हैं, इसमें कंटिन्यूस बोल सकते हैं कि एक लेवल के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे कि आपको सीढ़ी हो गया, सीढ़ी जैसे अस्पताल में जानते हैं हम, अस्पताल में जाने के बाद एक जो पेशेंट को लाने ले जाने के लिए एक और सीढ़ी अलग से बनी होती है, तो क्या होती है, एक सीढ़ी एकदम प्लेन जैसी होती है, उस पर ले जा कर के आप इस पे स्ट्रक्चर पे लेटा कर ले जाते हैं, तो वो वाला सीढ़ी हो गई, वो कौन सा सीढ़ी हो गई, ग्रेडेड इंडेक्स। और जो सीढ़ी जो एक स्टेप वाली होती है जिस पे हम लोग नॉर्मली लोग चढ़ के जाते हैं, वो वाली जो हो गई हमारी, वो स्टेप इंडेक्स वाली हो गई। स्टेप इंडेक्स वही बात है, when the refractive index of core cladding and air in optical fiber vary step by step, then the is known as step index। तो हमने बात कर लिया। It is important to mention here that the core has a uniform refractive index, कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होता है, हर जगह कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होगा, इक्वल होगा। एंड द क्लैडिंग हैज दी आल्सो यूनिफॉर्म, और दोनों कोर और क्लैडिंग दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होगा। और स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में दो होते हैं, एक कौन सा होता है, सिंगल मोड के लिए क्या करते हैं, इसमें एक कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ए टिपिकल स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है जो कोर डायमीटर ऑफ 5 to 10, इसका जो डायमीटर होता है 5 to 10 होता है। एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द क्लैडिंग, और जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है 50 to 125 माइक्रोमीटर होता है। मतलब कि जो सिंगल वाला होता है, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, इसका जो होता है डायमीटर ये छोटा होता है। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए। द कोर हैज द यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द हायर वैल्यू देन द यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। ये तो आपको अंडर मतलब कि क्या कह रहा है कि द कोर हैज यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द हायर वैल्यू, जो कोर होता है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है यूनिफॉर्म होता है और हायर होता है किससे, क्लैडिंग से। और क्लैडिंग का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और लोअर होता है किससे, कोर से। और स्टेप इंडेक्स तो हमने बात कर लिया, तो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड है। ये स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड में क्या होता है कि ये मोर देन वन क्या कर सकते हैं, एक सिग्नल एक साथ ले सकते हैं और इसको प्रोपेगेट करा सकते हैं विद इन दी कोर। ऑप्टिकल फाइबर में कोर के अंदर ही तो सिग्नल प्रोपेगेट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर द कोर हैज ए मच लार्जर डायमीटर, जो कोर का जो डायमीटर वो ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, जो हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पढ़े हैं उससे ज़्यादा होता है। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कैन बी पॉसिबल,
जिसकी वजह से इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट इसमें प्रोपेगेट कर सकती है। A typical step index multi-mode fiber has a core diameter of 50 to 20 micrometer and the external diameter of colliding 125 to 300 माइक्रोमीटर। ये तो हमने बात कर लिया कि जो कोर होता है उसका डायमीटर इतना होता है 50 to 20 माइक्रोमीटर, और जो क्लैडिंग होता है उसका डायमीटर 125 to 300 माइक्रोमीटर। और इसका अलग अलग यूज क्यों किया गया है? जो सिंगल मोड है वो सिंगल मोड क्या करता है कि एक लाइट को एक सिंगल मोड में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज होता है, लेकिन जो मल्टी मोड है मोर देन वन सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। इट हैज़ अ कोर मटेरियल विद यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ए क्लैडिंग मटेरियल ऑफ लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दैट ऑफ कोर। ये तो बात हो गई कि कोर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और यूनिफॉर्म होता है। ये तो बात हो गई हमारी। स्टेप इंडेक्स का कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि फॉलोइंग जो इसके एडवांटेज है। कुछ एडवांटेज वन क्या है? रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर, इसको बनाना आसान होता है क्योंकि स्टेप इंडेक्स होता है ये। चीपर देन अदर टाइप्स, दूसरे टाइप से सस्ता भी होता है। लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर, जो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर का जो लेयर होता है वो लार्जर होता है। दे हैव लॉन्गर लाइफ टाइम्स देन लेजर डायोड, जो लेजर डायोड होते हैं उससे ज़्यादा इसकी लॉन्गर लाइफ होती है। डिसएडवांटेज क्या है? लोअर बैंडविड्थ लोअर होती है। हाई डिस्पर्सन स्मीरिंग ऑफ सिग्नल पल्स, जो सिग्नल पल्स होता है और जो हाई डिस्पर्सन क्या होता है कि एक समझ लीजिए कि लॉस होता है, इसमें हाई होता है। लोअर बैंडविड्थ जिसमें प्रोपेगेट करती है उस टाइप से क्या होता है उसका लोअर होता है। बैंडविड्थ तो हमने बताया आपको क्या होता है। अब ग्रेडेड इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होता है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? मैनर में इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कोर से आउटवर्ड जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इनवर्ड होंगे तो इंक्रीज करता है। इफ द कोर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का अगर नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट ग्रेजुअली इन डिक्रीज फ्रॉम द सेंट्रल टूवर्ड्स द कोर क्लैडिंग। वही बात कह रहा है कि टूवर्ड्स द कोर क्लैडिंग, टूवर्ड्स द क्लैडिंग फ्रॉम द कोर, अगर कोर से क्लैडिंग की तरफ जा रहा है तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या करती है? डिक्रीज करती है। द फाइबर इज कॉल्ड ए ग्रेडेड, इस टाइप का जो हमारा फाइबर होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहलाता है। द क्लैडिंग हैज यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्लैडिंग होता है उसका यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जो कोर होता है उसका क्या करता है? ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज करता है। द कोर एंड क्लैडिंग डायमीटर आर अबाउट 50 to 70 माइक्रो रिस्पेक्टिवली इन केस ऑफ मल्टीमोड। मल्टीमोड के केस में जो इसका डायमीटर होता है 50 to 70 माइक्रो मीटर इसका डायमीटर होता है, किसका? क्लैडिंग और कोर का। द लाइट रे प्रोपेगेट थ्रू इट इन फ्रॉम ऑफ स्क्यू रेज और हेलिकल रेज, मतलब कि जो लाइट रे होता है क्या करता है? प्रोपेगेट थ्रू इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू रेज। इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्यू रेज, ये स्क्यू व हेलिकल पाथ बनाते हुए लाइट यहाँ पे प्रोपेगेट करती है। दे डू नॉट क्रॉस द फाइबर एक्सिस, रूट अराउंड द फाइबर एक्सिस इन हेलिकल स्पाइरल मैनर। ये जो लाइट होती है स्पाइकर और हेलिकल मैनर में प्रोपेगेट करती है विद इन दी कोर। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे अपना, और कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स। सिंगल मोड और फाइबर मोड, पहले मल्टी मोड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ओनली वन मोड कैन प्रोपेगेट, सिंगल मोड इस नाम से ही पता चल रहा है कि ओनली वन मोड कैन प्रोपेगेट। अब मल्टी मोड में क्या आता है? मोर देन वन मोड कैन बी प्रोपेगेट। क्या द कोर हैज स्मॉलर डायमीटर एंड डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोर एंड क्लैडिंग इज वेरी स्मॉल। जो कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उन दोनों के बीच में काफ़ी कम डिफरेंस होता है। और सिंगल मोड में क्या होता है कि ये स्मॉलर डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है स्मॉल होता है। वहीं पे अगर बात करें मल्टी मोड की, द कोर डायमीटर इज लार्जर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग इज लार्जर देन सिंगल मोड। जो कोर और क्लैडिंग का जो बीच का डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या सिंगल मोड के कंपेयर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये इसका जो साइज भी होता है डायमीटर, कोर का जो डायमीटर का जो साइज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सिंगल मोड में क्या होता है कि नो डिस्पर्सन, कोई भी डिस्पर्सन नहीं होता है। अब सिंगल लेवल ट्रेवलिंग फाइबर देयर इज मोर डिस्पर्सन। मल्टी मोड फाइबर डिस्पर्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा सिग्नल एक साथ प्रोपेगेट करे तो सिग्नल लॉस हो सकता है, सिग्नल एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? इन सबका लॉस हो सकता है। लेकिन सिंगल मोड में इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं रहती है। फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, जो सिंगल मोड होता है महंगा होता है, और ये क्या होता है बनाना भी कठिन होता है। मल्टी मोड क्या होता है? लेस डिफिकल्ट एंड नॉट कॉस्टली, महंगा भी नहीं होता है
और क्या होता है बनाने में कम दिक्कत भी होती है। द फाइबर कैन कैरी इन्फॉर्मेशन टू लॉन्गर डिस्टेंस, जो सिंगल मोड होता है लंबी दूरी तक अगर इन्फॉर्मेशन ले जानी उसके लिए इसका यूज होता है, और जो मल्टी मोड होता है इन्फॉर्मेशन कैन बी कैरीड टू शॉर्टर डिस्टेंस, इस शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मल्टी मोड का यूज करते हैं। और स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में देखेंगे डिफरेंस। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अंडरगोज ऑन एब्स्ट्रैक्ट स्टेप चेंजिंग एंड क्लैडिंग बाउंड्री। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है बेसिकली कि एक यूनिफॉर्म होता है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग का, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यूनिफॉर्म होता है। ग्रेडेड में क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज मेड टू वेरी ग्रेजुअली सच दैट इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर। मतलब जो होता है कोर पे क्या होता है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्रेडेड इंडेक्स में, और धीरे धीरे जब क्लैडिंग की तरफ जाएंगे कोर से क्लैडिंग की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है डिक्रीज करने लगता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द पाथ ऑफ द लाइट प्रोपगेशन इज इन द जिग-जैग मैनर। जिग-जैग में स्टेप इंडेक्स में क्या होता है जिग-जैग मैनर में होता है, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है कि द पाथ ऑफ द लाइट प्रोपगेट इज हेलिकल। क्यों हेलिकल हो जाती है, क्योंकि उसका क्या करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हेलिकल पाथ बना लेता है। डिस्टोरेशन इज मोर इन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, डिस्टोरेशन इज लेस। डिस्टोर्शन है इसमें क्या होता है ग्रेडेड इंडेक्स में कम होता है, स्टेप इंडेक्स में ज़्यादा होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज मोर फॉर मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स, न्यूमेरिकल अपर्चर इज लेस। ग्रेडेड इंडेक्स में न्यूमेरिकल अपर्चर कम होता है, इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होता है। तो हमने बात करा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन बेसिकली किसको डिफाइन करता है, लॉस को डिफाइन करता है कि माँ कितना लॉस हो रहा है उसी को डिफाइन करता है। व्हेन सिग्नल गाइडेड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, जब कोई ऑप्टिकल फाइबर से कोई सिग्नल जा रहा है प्रोपेगेट करता है, द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल का एटेन्यूएशन। वही हमने बताया एटेन्यूएशन एक लॉस टाइप में होता है। जैसे कि अगर कोई सिग्नल हम यहाँ से प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो सिग्नल क्या करता है कि अगर जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो जितना उसका एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड में और उसकी इंटेंसिटी में उसकी स्ट्रेंथ में जो लॉस होता है वही क्या होता है हमारा एटेन्यूएशन से डिफाइन किया जाता है। इन द इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल इज नोन एज एटेन्यूएशन। ये तो बात है। एटेन्यूएशन लॉस अल्फा इज मेजर्ड इन द डिस्क्राइब्ड इन अदर वर्ड इन डीबी पर किलोमीटर। इसका जो होता है इस तरह से इसका कुछ डीबी पर किलोमीटर इसका यूनिट होता है। द लॉस पर किलोमीटर इज गिवन बाय पर किलोमीटर इसका लॉस है, और जो लॉस होता है टोटली इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अब बात करेंगे कुछ नेक्स्ट पॉइंट में। वेयर अल्फा इज द एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, लेंथ एल इज मेजर्ड इन किलोमीटर, जो लेंथ होता है एल किलोमीटर में है। एटेन्यूएशन इज कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉस। ये तीन टाइप्स किसके लॉस हो सकते हैं। ईच मैकेनिज्म ऑफ लॉस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइबर मटेरियल प्रॉपर्टी एंड फाइबर स्ट्रक्चर। ये जो फाइबर का स्ट्रक्चर और मटेरियल, ये जो लॉस होता है किस पे डिपेंड करता है कि फाइबर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मटेरियल किससे वो बना है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ग्रेडेड है कि स्टेप है, स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है, सिलेंड्रिकल है कैसा है कि ये रेक्टांगल है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर, इस पे सब डिपेंड करता है। इसमें टाइप्स ऑफ लॉसेस क्या होते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉस क्या करता है कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्कैटरिंग लॉस क्या होता है कि जब सिग्नल एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो इसमें इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, उस टाइप का जो लॉस होता है स्कैटरिंग होता है। वेव गाइड क्या होता है कि एक दूसरे से जब इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं कि सही टाइम पे सही एक्यूरेसी के साथ नहीं पहुंच पाते हैं। और बेंडिंग क्या होते हैं कि वो बेंड ही नहीं कर पाते हैं, या बेंडिंग करें या ना करें सब किस पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, कि उस टाइप का इंडेक्स ही नहीं है कि वो वहाँ से उसको बेंड करे, TIR हो पाए या ना हो पाए। इस तरह से इसके कुछ लॉसेस होते हैं। कट ऑफ पैरामीटर क्या होता है, V इक्वल टू 2πa/λ। इस जो कट ऑफ पैरामीटर जो होता है इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर हमारा ये बी यूनिट अभी कुछ टॉपिक है डिस्पर्शन पढ़ेंगे हम। सिग्नल डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्शन व्यू बेसिकली वही चीज़ होता है कि व्हेन ए पल्स इज पास्ड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इट स्प्रेड्स बिकम्स ऑफ वेरियस रीजन। क्या होता है कि जब मान लो कोई सिग्नल जा रहा है उसमें ऑप्टिकल फाइबर में, वो क्या करता है प्रोपिगेट जब कर रहा है तो स्प्रेड कर जाता है। पहले तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर में जा रहा है तो स्ट्रेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है और वाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वही डिस्पर्शन होता है। इट मीन्स द पल्स
इट मीन्स द पल्स दैट अपीयर्स एट द आउटपुट इन अ फाइबर इज वाइडर इन इट्स विड्थ। तो हमने बात करा जो इसकी विड्थ होती है वाइडर हो जाती है कंपेरिजन टू द विड्थ एट द इनपुट इन। हेंस ऑप्टिकल पल्स डिस्पर्शन इज अ पल्स ब्रॉडडेनिंग इफेक्ट। मतलब कि क्या होता है ब्रॉडडेनिंग इफेक्ट क्या करता है इसको वाइड कर देता है इसको इनपुट सिग्नल को। ड्यू टू डिस्पर्शन शेप ऑफ पल्स आल्सो चेंज विच कास्ट लॉस इन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑप्टिकल सिग्नल। ये सब इसके रिजल्ट हो सकते हैं कि एक क्वालिटी में भी डिफरेंस हो सकता है। विच कासेस लॉस इन क्वालिटी में लॉस हो सकता है एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ आर मेजर्ड फ्रॉम शेप एंड हाइट ऑफ पल्स। ये सब इसमें शेप में जैसे इसके शेप में भी क्या चेंज हो गया कि यहाँ पे वाइड हो गया काफ़ी और इसकी जो हाइट है काफ़ी कम हो गया ऑलमोस्ट आधा हो गई। Let TI and T0 be time taken by input and output pulse to cover W and W0 respectively. It pulse are traveling with velocity. It pulse v velocity से अगर travel कर रहे हैं। Dispersion is the phenomena in which phase velocity of wave depends on its frequency. इसके frequency पे क्या करता है ये depend करता है dispersion का phenomena। डिस्पर्सन के टाइप्स 3 होते हैं, एक इंटर मॉडल और एक इंट्रा मॉडल और वेव गाइड। वेव गाइड क्या होता है जैसे हमने बताया कि वो रीचिंग टाइम में जो भी होता है। इंटर मॉडल क्या होता है कि जब एक इंटर में ही होता है कि एक मान लो एक कोर है जब इस तरह से कुछ इसके डिस्पर्शन होता है एक कोर में विद इन द कोर। लेकिन इंट्रा मॉडल क्या होता है कि इसमें इंट्रा मॉडल मतलब विद इन द कोर नहीं विद इन कोर से बाहर भी कुछ टाइप से इसको डिस्पर्शन हो सकता है। इस टाइप का होता है। इस टाइप को हम क्या करते हैं इंट्रा मॉडल डिस्पर्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। जो ऑप्टिकल फाइबर उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। नंबर 1 क्या है दीज आर यूज्ड इन ब्रॉडकास्ट टीवी एंड केबल टीवी। मतलब जो टीवी होता है और केबल टीवी इन सब में इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा जनरेटेड बाय कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में डिजिटल डाटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं कुछ इस टाइप से जो डाटा है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। इन मिलिट्री इट यूज फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए भी मिलिट्री में इसका यूज होता है। कमांड एंड कंट्रोल लिंक और शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। जो शिप्स होते हैं एयरक्राफ्ट होते हैं उन सब में प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए कोई टास्क देने के लिए या लेने के लिए कैसा भी हो टास्क होता है उन सब प्राइवेट जो चीज़ें रखनी उन सब में इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो सकता है क्योंकि उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं था वो सुन नहीं सकता है। रिसीवर और सेंडर इन दोनों का सुन सकते हैं। इन बिल्डिंग सो ऑप्टिकल फाइबर आर यूज टू रूट सनलाइट फ्रॉम रूफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग में क्या करता है ऑप्टिकल फाइबर में कि फाइबर आर यूज टू रूट सनलाइट फ्रॉम रूफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। जैसा क्या करता है कि रूफ से सनलाइट को लेता है उसको क्या कर सकता है अदर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में प्रोवाइड करा सकता है। और यूज टू फॉर्म सेंसर टू मेजर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए भी सेंसर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कैन कपल टू सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल लिंक। तो क्या करता है कि दो सर्किट को कपल मतलब कंबाइन कर सकता है बिना किसी इलेक्ट्रिकल लिंक से। यूज टू प्रोवाइड सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड कैरी लाइट टू डिस्प्ले यूनिट। ये क्या करता है सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है और लाइट को क्या करता है डिस्प्ले यूनिट में भी इसका यूज करते हैं। एम्पलीफाई मतलब कि वही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। एडवांटेज ऑफ इसका ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज देखेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज इज वेरी हाई। इन अदर वर्ड लाइट हैज ए वेरी हाई इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। जो कॉपर वायर से जो यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए इससे ज़्यादा कई ज़्यादा गुना क्या होता है ये बेनिफिशियल होता है ऑप्टिकल फाइबर यूज करना। जिसमें क्या होता है लॉस कम होता है। इस टाइप से कुछ इसमें इसका एडवांटेज रहता है। वेरी हाई इंफॉर्मेशन कैरी कैपेसिटी 100 मतलब कि ये कॉपर में उतना ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन ये वेरी ज़्यादा कई ज़्यादा कितनी कैपेसिटी के साथ ये क्या करता है सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑप्टिकल फाइबर आर मोर इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। सस्ता भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर कैन रिकमेंडेड मच हायर बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट रिसीव भी और सेंड कर सकता है। ऑप्टिकल फाइबर आर लाइट इन वेट। हल्के भी होते हैं। सो दे आर इजियर टू ट्रांसमिट हैंडल एंड नो कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ये इसकी ज़रूरत भी नहीं होती कि रिसीवर और सेंडर एक दूसरे से कनेक्ट हो। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती और ये हल्के होते हैं जिसको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी से ले जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर
विथ स्टैंड इन्वायरमेंटल हजार्ड बेटर एंड हैव ए लॉन्गर लाइफ। ये इन्वायरमेंटल में भी कोई लॉस नहीं होता है इनका, और ये बेटर लाइफ के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सिल्का विच इज प्रिंसिपल मटेरियल फॉर ऑप्टिकल फाइबर इजिली अवेलेबल। जो इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए जो सिलिका यूज होता है वो तो इजिली अवेलेबल हो जाती है, एंड मच चीपर इन कॉस्ट टू कंपेयर टू कापर वायर। कापर वायर के कंपेयर में सस्ता भी पड़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक नेचर ऑप्टिकल फाइबर इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फीचर। दिस प्रोवाइड ऑप्टिकल इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या करता है, प्रोवाइड कराता है ऑप्टिकल इम्यूनिटी। डाइलेक्ट्रिक नेचर ऑप्टिकल फाइबर, जो डाइलेक्ट्रिक नेचर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में यूज करते हैं जिसमें क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। सेम इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी सब इंक्रीज कर सकता है। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट 4 ये खत्म हो रहा है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल इसमें देख लेंगे, बाकी आपको बता देंगे कैसे करना है। यहाँ पे दिया कैलकुलेट द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द गिवन ऑप्टिकल फाइबर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग आर इतना एंड इतना। कोर कितना है, n1 1.563 और n2 कितना है 1.498। ये दो हो गया। और एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1.563 इसका स्क्वायर माइनस 1.498 इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होगा, वही क्या होगा हमारा एक्सेप्टेंस एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आई की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है, इन ऑप्टिकल फाइबर द कोर मटेरियल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 की वैल्यू सबसे पहले सॉल्यूशन, n1 की वैल्यू कितना है 1.6 है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैड मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल तो यहाँ से आप निकाल लेंगे साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यहाँ से आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस कोण, जो साइन आई का मान हम निकाल लेंगे। साइन आई क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, और जो 2i होता है ये क्या होता है हमारा एक्सेप्टेंस कोण होता है, एक्सेप्टेंस कोण। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इसलिए। y इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस कोण। इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल उसको देखेंगे। ए स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। n1 की जो वैल्यू है 1.466 कोर का है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का n2 1.46 है। इफ द ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ द रे इज 0.8 माइक्रोमीटर, इफ द ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ द रेज का जो वेवलेंथ है 0.85 माइक्रोमीटर दिया है। कैलकुलेट द कट ऑफ पैरामीटर एंड द नंबर ऑफ मोड विच द फाइबर विल सपोर्ट द डायमीटर ऑफ द कोर, जो कोर का जो डायमीटर है 2r, इसको कैलकुलेट करते हैं 50 माइक्रोमीटर है। कट ऑफ पैरामीटर हमने आपको भी बताया था, यहाँ पे कट ऑफ पैरामीटर था 2πa अपन लैम्डा n1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। जो कट ऑफ पैरामीटर भी जो करता है 2πa सॉरी क्या 2πa अपन लैम्डा, यही क्या 2πa अपन लैम्डा ब्रैकेट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये क्या होता है ये अंडर रूट में, ये क्या है ये 2a 2r जो की वैल्यू वही ए है, इसका क्या है डायमीटर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना देखेंगे हम। यहाँ से आप ये सब चीज़ें आपको काफ़ी सब दी गई, ये क्या है पैरामीटर है, कैलकुलेट कट ऑफ पैरामीटर, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे कि दी ऑप्टिकल फाइबर आफ्टर प्रोपेगेशन थ्रू ए फाइबर दैट इज 5 मीटर लॉन्ग
L इज इक्वल टू 500 मीटर इज रिड्यूस टू 25% ऑफ दिस ओरिजिनल वैल्यू। मतलब इसका 25% कर दे। कैलकुलेट द फाइबर लॉस इज dB पर किलोमीटर। dB पर किलोमीटर निकालने के लिए -10/L log ऑफ 10 P0/P। 25% है तो 25% मतलब कि P0 इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे P0 इज इक्वल टू 4P, क्योंकि 25% है तो P0/4 इज इक्वल टू P। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट, यहीं से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से आपको ये dB पर मीटर में आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है? ऑप्टिकल पावर है। इसकी वैल्यू यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो ये फिजिक्स का यूनिट 4 है ये यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।